अर्जुन, मुझे पता है तुम्हारे पिताजी बस एक निर्माण श्रमिक हैं, उन्हें दुनियादारी का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सबको लगता है कि मैं ऊंचे घर में शादी कर रही हूँ, तो शायद मैं इस शादी के लायक नहीं हूँ। छोड़ो। तारा, मत करो। मेरे पिताजी आमतौर पर ऐसे नहीं होते, मुझे उनसे बात करने दो। पिताजी, आपके बेटे को आखिरकार वधू के घर में शादी करने का यह मौका मिला है। हम मंजिल के ठीक सामने हैं। आपको और दादी को अब और कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। बस इसे सह लो। करते हैं, इसे करते हैं कि आपको मिलाप लाई वधू में बात वधू करने वाले करेगा। हावर्ड, हम तो जिंदगी भर खेती करते आए हैं, हमें ऊंचे समाज के तौर तरीकों के बारे में क्या पता। हालात और खराब मत करो। बिल्कुल सही। तो क्या हुआ अगर वधू के घर में शादी करने में थोड़ी शर्मिंदगी होती है? वे सब बड़े लोग हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा लड़का कामयाब हो तो इस मौके को हाथ से जाने मत दो। पिताजी, कृपया मुझे इस बार बस एक बार स्वार्थी बनने दीजिए। मिली? अर्जुन, मुझे पता है तुम चाहते हो कि तुम्हारा बूढ़ा आदमी अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन तुम्हारा बूढ़ा आदमी भी चाहता है कि तुम अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन पिताजी तो... सुनो छोटी लड़की, मुझे सीधे एक बात पूछने दो। क्या तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करती हो? अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो, चाहे वह तुम्हारा भविष्य का करियर हो या फिर तुम्हें बड़ा वधू मूल्य चाहिए, मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। ठीक है, क्योंकि आप अपने बेटे का वधू के घर में शादी करने के खिलाफ इतने अड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक मौका देती हूँ। मुझे वधू मूल्य दीजिए, $30 मिलियन से कम नहीं का वधू मूल्य। लगता है आप इसे चुका सकते हैं? तारा, तुम मेरे पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारे पिताजी ने ही मेरा अपमान करके शुरुआत की है। अगर वह सच में अच्छे पिता होते तो वह वधू मूल्य बहुत पहले ही दे देते। क्या हम यह झगड़ा भी कर रहे होते? अर्जुन, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम अपने पिताजी का साथ देना बंद कर देते। मैं... ठीक है, अब बस करो इस वधू मूल्य की बात, बस हमें पैसे दिखाओ। ठीक है, वधू मूल्य आ गया है। विशेष रूप से देवी परिवार के लिए 1 टन सोना, सीनिक रिवर एस्टेट्स में 3 विला, 1 लग्जरी यॉट और 4 कंपनियां, जिनमें से हर एक की कीमत करोड़ों डॉलर है। क्या? बदमाश, तुमने शादी कर ली और अपने पिताजी को भी नहीं बताया? इस बच्चे को क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो छोटी लड़की? ओह, वो दम घुट रही है। अब ठीक हो छोटी लड़की? तुम छोटी प्यारी, मुझसे फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो? हाँ छोटी लड़की, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तुम जैसे गंदे मजदूर से बचाव की जरूरत नहीं। मैं पुलिस बुला रही हूँ। मैं तुम पर हमले की शिकायत करूंगी। अरे छोटी लड़की, अगर वो तुम्हें बचाने समय पर नहीं आता, तुम यहाँ ताने मारने नहीं होती। बिल्कुल सही, वो तुम्हारे पिता जितने उम्र के हैं। अपने आप को देखो बच्चे, वो तुम जैसी छोटी लड़की से कैसे फायदा उठा सकता है? तुम निचले दर्जे के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हो। हाँ, अब मैं सिर्फ उस पर हमले की शिकायत नहीं कर रही, मैं तुम सबको सहयोगी बताकर शिकायत कर रही हूँ। तुमने खाने में जानबूझकर कुछ डाला, बस मुझे दम घुटवाने के लिए। तुम बच्चे, तुम इतनी बेहुदा कैसे हो सकती हो? ये तो बहुत हो गया। छोटी लड़की, मैंने तुम्हें बचाया, मुझे तुम्हारा शुक्रिया नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? मेरा अपना बच्चा बड़ा हो गया है, मैं कैसे संभवतः... अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुरंत पुलिस बुला रही हूँ। पर्यवेक्षक शर्मा, मैं हमारे ग्रुप की संचालन टीम लीडर हूँ। मैंने सुना तुम सुश्री देवी से शादी कर रहे हो, इसलिए मैं खास तुम्हें शादी का उपहार धन देने आई हूँ। पिताजी, तुम ठीक तो हो? पिताजी, पर्यवेक्षक शर्मा, क्या वो आपके पिताजी हैं? तुमने मेरे पिताजी का क्या किया? श्रीमान जी, सब मेरी ही गलती थी। आपने मेरी जान बचाई और मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। सुनो बेटा, मैंने तुमसे कहा था, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मैं तुम्हारा कैसे फायदा उठा सकता था? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर्यवेक्षक शर्मा, तुम्हारी नौकरी गई, यहाँ से निकल जाओ। पर्यवेक्षक शर्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। पर्यवेक्षक शर्मा, क्या अब जब यह मामला सुलझ गया है, चलो तुम्हारे बेटे की मदद करते हैं शादी की मिठाइयाँ बांटने में। धन्यवाद सब लोग मेरा साथ देने के लिए। ठीक है सब लोग, अब आप जा सकते हैं। अरे शरारती बच्चे, गांव में शादी कर रहा है और तूने अपने बूढ़े आदमी को भी नहीं बताया। तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं बहुत बुरा कर रहा हूँ। मैं देवी परिवार में शादी कर रहा हूँ। क्या? इतनी बड़ी बात, और तूने मुझे नहीं बताया? एक तो पिताजी, मैं सच में तारा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी ओर
एक तो पिताजी, लेकिन दूसरी ओर अर्जुन, अर्जुन, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? तुम्हें शादी करनी भी है या नहीं? मैं अभी जा रहा हूँ। पिताजी, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी के लिए रख लो। अब से आराम से रहने की कोशिश करो। अर्जुन, असल में तुम्हारे पिता मैं। अर्जुन, तुम अब भी टाइम पास कर रहे हो। सुनो, आज श्रीमान गुप्ता भी आ रहे हैं। अगर तुमने यह गड़बड़ किया तो तारा तुम्हारी खाल उधेड़ देगी। जोया भी आ रही है। पिताजी, इस बार बस यूं ही समझ लो कि आपको कुछ पता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से अपमानित हों। कृपया मत आइएगा। जल्दी करो। मेरे बेटे की शादी, उसके पिता वहां कैसे नहीं हो सकते? गॉडफादर, क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम गांव आ रही हो मेरे बेटे की शादी में। वह सच में आपका बेटा है? मेरे बेटे के लिए वधू मूल्य तैयार करो। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तारा देवी का मंगेतर गॉडफादर का बेटा निकलेगा। कोई है? मेरे साथ आओ, हम शहर का सारा सोना खरीदने जा रहे हैं। क्या बेकार जगह है, बदबू आ रही है। श्रीमती देवी, सॉरी मैं लेट हो गया। अर्जुन, दादी, मैंने आपको कहा था नहीं आने के लिए। आप इतनी छोटी नहीं रही। अगर कुछ हो जाए तो? अरे बेवकूफी बात करो। मैं तुम्हारी शादी कैसे मिस कर सकती? जाओ जाओ और बाराती को मेरे लिए ले आओ। श्रीमती देवी, यह अगर तुम सच में मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, तुम्हारे पिता को पैसे देना होगा $2 लाख एंट्री फीस के रूप में। श्रीमती देवी, मैं वधू के घर में शादी करने के लिए मान चुका हूँ और हमने माना था कि फीस नहीं होगी। अब तुम $2 लाख क्यों मांग रहे हो? अब तुम बहरे हो? मेरी बेटी ने देखा है कि तुम्हारे पिता सिर्फ एक गरीब निर्माण श्रमिक हैं। मेरी बेटी के अभी के स्टेटस को देखते हुए तुम वधू के घर में शादी कर रहे हो, तुम्हारे पिता के लिए एक बड़ी सौदा है। वधू के घर में शादी करना कितना शर्मनाक। वो शर्मा परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। अब वो किसी और के परिवार में शादी कर रहा है। अगर उसके पिता को पता चल जाए वो गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो अपने पिता को नहीं बुलाया। अगर वो सच में ये करता है, उसका परिवार फिर से अपना सिर नहीं उठा सकेगा। ये शर्मा परिवार मंदिर है, ये शर्म लाएगा हमारे पूर्वजों पर। अर्जुन, तुम ये कैसे मान सकते? तुम्हारे पिता को इस बारे में पता है? मैं श्रीमती देवी, वधू के घर में शादी करना ही काफी शर्मनाक है। शादी को सिंपल रखें प्लीज, सीन न बनाएं। क्या तुम इसे छुपाना चाहते हो? उसके बारे में तुम्हारे पिता गांव के एंट्रेंस पर ही नहीं है। जाओ उसे ले आओ। उसे पता चलने दो कि तुम वधू के घर में शादी कर रहे हो और उसी समय एंट्री फीस भी देने दो। मेरे पिता सिर्फ एक निर्माण श्रमिक हैं। उनकी हार्ड वर्क से उन्हें ज्यादा नहीं मिलता। प्लीज उन्हें $2 लाख नहीं देने दो। इसके अलावा हमने माना था। नंबर। चुप करो। वह अपनी जिंदगी भर निर्माण श्रमिक रहा है। वह $2 लाख भी नहीं दे सकता। हमारा समझौता था कि मेरे पिताजी को छूट मिल गई थी। ओह, तो तुम अब अपने बूढ़े आदमी की रक्षा कर रहे हो? ठीक है, फिर तुम एंट्री फीस चुकाओ। पैसे दे दो अभी। मेरे पास कोई बचत नहीं है। अर्जुन, तुम मेरी बेटी की कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हो, तुम्हारे पास $2 लाख की बचत भी नहीं है। माँ, मैंने कुछ देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने निर्माण श्रमिक पिताजी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। शायद उसने उन्हें अपने सारे पैसे दे दिए हैं। प्राइवन, मनीन, निर्माण। तुम छोटे अर्जुन, इसीलिए तुम मेरी बेटी पर पैसे नहीं लगा रहे, तो तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे बूढ़े आदमी को जा रहे हैं। तुम आज पैसे चुकाओगे, कोई बहाना नहीं। माँ, याद रखो कि क्यों हम यहाँ शादी करने आए हैं। पैसे नहीं चुका सकते तो अपने पिताजी को यहाँ ले आओ। पूरे गांव के सामने शर्मा परिवार मंदिर के सामने घुटने टेको और दुल्हन को स्वीकार करो। तुम या तो अपना मान बचाओ या पैसे चुकाओ। हाँ? परिवार के मंदिर में घुटने टेक कर दुल्हन स्वीकार करना। श्रीमती देवी, यह समझौता नहीं था। चुप करो। तुम हमारे परिवार में शादी कर रहे हो। यहाँ नियम मैं बनाती हूँ। क्योंकि तुम हमारे परिवार में शादी कर रहे हो, तुम्हें हमें पर्याप्त मान देना चाहिए। अर्जुन, हम इस तरह अपमानित नहीं हो सकते। तुमके पिताजी और मैं पैसे का इंतजाम करेंगे। दादी, यह तुम्हारी जीवन भर की बचत है। तुम क्या कर रही हो? ससुराल, अर्जुन के पिताजी कितनी मेहनत करते हैं। देखो, क्या यह $1 लाख एंट्री फीस के लिए काफी है ताकि उन्हें दुल्हन स्वीकार करने के लिए घुटने न टेकने पड़े? यह $1 लाख तुमके पिताजी के घुटने टेकने के बदले में लिया जाएगा। फिर भी $1 लाख बाकी है। तुम दुल्हन स्वीकार करने के लिए घुटने टेकोगे, यह तय है। ये स्पष्ट तौर पर शर्मा परिवार के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन है। ऐसा लगता है एंट्री फीस सिर्फ एक बहाना था। उन्हें परिवार के मंदिर में घुटने टेकने के लिए मजबूर करना ही सच्चा मकसद था। अर्जुन, हमारे छोटे समझौते को न भूलो। अगर तुम घुटने नहीं टेकते तो यहाँ सब खत्म।
नहीं नहीं नहीं, रुको, मैं घुटने टेकूंगा। पिताजी, मैं एक कलंक हूं। मैंने आज तुम्हें शर्मिंदा किया है। दो पतियन दो। मैं घुटने टेकूंगा। तुम घुटने नहीं टेक सकते, ये बहुत अपमानजनक है। बच्चा, कुछ आत्मसम्मान दिखाओ। पिताजी, मैंने कहा था ना कि आप मत आना। अरे शरारती बच्चे, तुमने मेरी इजाजत के बिना ही उसके घर में शादी कर ली, और ठीक शर्मा परिवार मंदिर के सामने तुम शादी कर रहे हो। लगता है तुम्हें पिटाई की तलब है। मैं काम ने, मैं तुम्हें, तमाम ने तुम्हें। अरे तुम मिस्त्री, तो तुम उसके पिता हो। बिल्कुल सही वक्त पर आए। अब तुम्हारा बेटा हमारे घर में दामाद बनकर आएगा। उसके जो भी बच्चे होंगे वो देवी परिवार का नाम लेंगे, समझे? मेरे बेटे को ही दामाद क्यों बनना पड़ रहा है? अगर किसी को बनना है तो तुम्हें बनना चाहिए। तुम्हारा बेटा दामाद बन रहा है क्योंकि तुम गरीब हो। तुम उसे कुछ दे नहीं सकते। उसे हमारे परिवार से चिपकना पड़ेगा। कौन कहता है मैं नहीं? पिताजी, बस करो। वाकई उनके पास बहुत पैसा है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अरे तू छोटा तू। एक गंदा मजदूर जिसे अभी भी घमंड है। क्या बेहुदा मजाक है। बस, अगर तुम्हारा बेटा शादी करना चाहता है तो $2 लाख का एंट्री फीस भरो। श्रीमती देवी, चलिए इस बारे में बात करते हैं। क्लियर क्लियर। बात करने को क्या है? अगर तुम्हारे पिता बस अभी $2 लाख का एंट्री फीस जुटा दें तब बात करेंगे। नहीं तो तुम दोनों को शर्मा परिवार मंदिर के सामने जाके दुल्हन को प्रणाम करना होगा। श्रीमती देवी, ये तो ठीक है, मैं तुम्हारा कमबख्त एंट्री फीस भर दूंगा। पिताजी, आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? भतीजे, मेरी एक मदद करो। पिताजी, ये क्या है? हमारे गांव में जो भी औरत आती है उसे इस अग्निकुंड के ऊपर से कदम रखना पड़ता है, दुर्भाग्य दूर करने के लिए। माँ, मैंने सुना है सिर्फ गांव में ही दुल्हन अग्निकुंड के ऊपर से कदम रखती है। तो क्या इसका मतलब कि उसका बेटा आखिरकार दामाद नहीं बन रहा? क्या वो तारा से शादी करना चाहता है? तुम्हारा बेटा ही हमारे घर में दामाद बनकर आ रहा है। मेरी बेटी को अग्निकुंड के ऊपर से क्यों कदम रखना चाहिए? पिताजी, शायद हमें यह सब भूल जाना चाहिए। पिताजी, बदतमीज, सीधे खड़े हो जाओ, कुछ आत्मसम्मान दिखाओ। बस अपने बूढ़े आदमी पर भरोसा रखो। जब से तुम हमारे गांव में शादी कर रहे हो संबंधी, और तुम इतने वीआईपी हो, तो तुम्हें हमारे गांव के नियम मानने होंगे। सही कहा ना लोगों? सही, उसे अग्निकुंड के ऊपर से कदम रखना ही होगा। तू गंदा मजदूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा बेटा है जो वधू के घर में शादी करना चाहता है। मेरी बेटी को अग्निकुंड पर क्यों कदम रखना चाहिए? और तू सुन लो, तेरे पृष्ठभूमि के साथ मेरी बेटी इस अग्निकुंड पर कदम नहीं रखेगी। श्रीमती देवी, रुकिए। मैं साफ कर देती हूँ, तुम्हारा बेटा है जो इस घर में शादी करने की भीख मांग रहा है। अगर तुम राजी नहीं हो तो शादी का ख्याल छोड़ दो। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे शादी करूंगा। बदतमीज टू। क्योंकि तुम्हारे पिताजी के इतने नियम हैं, अग्निकुंड लेकर आओ अभी। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें इन अग्निकुंडों पर कदम रखना होगा। उस गरीबी की बदबू से छुटकारा पाओ जो तुम पर है। दूल्हा कब से अग्निकुंड पर कदम रखने लगा? आदमी के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। तुम्हारा बेटा है जो वधू के घर में शादी करना चाहता है। बेशक उसे इन पर कदम रखना चाहिए। आज तुम सिर्फ इन अग्निकुंडों पर कदम नहीं रखोगे, तुम्हें शर्मा परिवार मंदिर के सामने घुटने भी टेकने होंगे अपनी दुल्हन को स्वीकार करने के लिए। नहीं तो शादी रद्द। यह बेहुदा है। सिर्फ अग्निकुंड पर कदम रखना ही नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने के लिए घुटने टेकना भी। बदतमीज, तू फिर कभी सर ऊंचा कैसे कर पाएगा? पिताजी, अर्जुन, तेरे पिता तेरे भले के लिए ही सोच रहे हैं। जब से तेरी माँ गुजरी है, तेरे रहने खाने का खर्च सब तेरे पिता ने ही उठाया है। दिन रात मेहनत करके अपने पिता की बात मान ले। हम ना कोई कुंड पर कदम रखेंगे, ना घुटने टेकेंगे। पिताजी, दादी, मैं समझता हूँ। मैं 3 तक गिनती कर रही हूँ। अगर तुमने घुटने नहीं टेके तो शादी रद्द। छोटे बदतमीज, अगर आज तूने उस पर कदम रखने की हिम्मत की तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। हिम्मत मत करना, घुटने टेकने की हिम्मत मत करना। मैं आखिरी बार याद दिला देती हूँ, अगर तुमने घुटने नहीं टेके तो हमारा सौदा रद्द। रुको रुको, मैं घुटने टेकूंगा। टू। ये लड़का तो नाकारा है। एक बड़ा आदमी अग्निकुंड के ऊपर से कूदे यही बुरी बात है, लेकिन घुटनों के बल। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, पर गया नहीं। मुझे पता था इससे कुछ नहीं बनने वाला। बेटा, तुम ये सब कर क्यों रहे हो? ये तो पिताजी, आप और दादी बीमार थे। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? कोई बड़ी बात नहीं है।
तुम्हें तो अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सब बातें बच्चों की चिंता करने की नहीं है। अर्जुन, दादी और तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, घर की चिंता मत करो। पैसों का क्या? पैसों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, शरारती बच्चा? मैं कॉलेज नहीं जा रहा और आप दोनों अपना अपमान का मुआवजा कमाना बंद कर सकते हैं और मेरी चिंता करना छोड़ दो। तुम पिताजी, आप अचानक वीडियो कॉल क्यों कर रहे हैं? अरे बदतमीज, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम महीने के 10,000 से ज्यादा कमा रहे हो? तो फिर तुम इंस्टेंट नूडल्स क्यों खा रहे हो? कुछ पौष्टिक खाओ। बस थोड़ा व्यस्त था। अरे पिताजी, अब से आप और दादी काम करना बंद कर सकते हैं। क्यों? वक्त आने पर पता चल जाएगा। पिताजी, अभी के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट ले लो। अब से कम मेहनत वाला काम करने की कोशिश करो। तो तुमने वधू के घर में शादी करना चुना, यह सारा अपमान सहना चुना, और फिर भी पहले की तरह हमारा ख्याल रखा, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि हम पर दबाव पड़े, अपने पिता के पैसे खर्च नहीं करना चाहते थे। क्या यही बात है? अरे नादान लड़का। हमारे पास खरीदने के लिए अभी भी कुछ सोने की दुकानें बची हैं। सुश्री गुप्ता, शहर की 200 सोने की दुकानों में से हम उन सभी के मालिक बनने से सिर्फ 3 दुकान दूर हैं। यह सारा सोना मेरे धर्मपिता के बेटे के लिए वधू मूल्य के रूप में काफी से ज्यादा होना चाहिए, है न? चलो चलते हैं वधू मूल्य पहुंचाने। सुश्री गुप्ता, अपने धर्मपिता को खुश करने के लिए तुमने पूरे शहर का सोना खरीद लिया। तुमने तो सच में कमाल कर दिया। अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत है तो जाओ खुद कुछ खरीद लो, लेकिन धर्मपिता ने तुमसे कुछ भेजने को नहीं कहा था, है न? तुम बस किस्मत वाली थी कि धर्मपिता ने तुम्हें बुलाया। बस जब तक मेरा वधू मूल्य तुम्हारे से ज्यादा कीमती है, धर्मपिता मेरी तारीफ ही करेंगे। शायद वो अपने बेटे से मेरी शादी भी करवा दे। सपने में देखो। जाओ, कपूर समूह के शेयर ट्रांसफर के दस्तावेज मेरे लिए तैयार करवाओ। तैयार रखना। सुश्री कपूर, लेकिन कपूर समूह की कीमत $1 ट्रिलियन है। दुनिया भर में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप शेयरों का इस्तेमाल करना चाहती हैं उनके बेटे के लिए वधू मूल्य के रूप में। जब तक इससे धर्मपिता खुश होते हैं, ये शेयर और भी बड़े फायदे ला सकते हैं। पिताजी, मेरी चिंता मत करो। श्रीमती देवी, मैंने अग्निकुंड पार कर लिया है। अर्जुन, तुम खुद को ये सब क्यों झेल रहे हो? श्रीमती देवी, मैंने अग्निकुंड पार कर लिया है। अग्नि। जाओ दुल्हन को लेकर आओ। शुभ मुहूर्त आ गया है। समारोह शुरू करने से पहले क्या दुल्हन की माँ कोई अंतिम बात कहना चाहती हैं? सब लोग, मेरी बेटी का परिचय देने की जरूरत नहीं है ना? देवी समूह की सीईओ, और आज उसकी शादी हो रही है। मैं उसे एक मेबैक गाड़ी, रिवरसाइड गार्डन में एक प्रॉपर्टी और $8,80,000 नकद दहेज में दे रही हूँ। यह वधू मूल्य लाखों का है। अर्जुन को तो उनके घर में शादी करके बड़ा फायदा हो रहा है। दुल्हन वालों ने तो सच में पूरा जोर लगा दिया है। बूढ़े शर्मा पहले सचमुच लाइन से बाहर थे। पिताजी, यह दहेज आप और दादी के लिए रख लो, ताकि आपको अब उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम न करना पड़े। बस घर पर आराम से रहो। तुम बच्चे बस अपनी फिक्र करो, मेरी चिंता मत करो। अरे पिताजी, भाई आप मेरे पिता तो हो ना। अब से आप और दादी को और कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। अगर भविष्य में मैं बीमार पड़ गया तो हॉस्पिटल जाने में 2 बार नहीं सोचूंगा। मूर्ख लड़के, असल में तुम्हारे पिता तो चाहे तुम सिर्फ एक निर्माण श्रमिक ही हो, तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है। तुम्हें कम से कम कुछ तो कोशिश दिखानी चाहिए, है ना? तुम यह तो नहीं कह रहे कि वधू मूल्य नहीं दे सकते? श्रीमती देवी, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि चूंकि मैं आपके घर में शादी कर रहा हूं तो कोई वधू मूल्य नहीं होगा? अर्जुन, तुम्हारी गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ मेरी बेटी का तुमसे शादी करना अपने आप में एक वरदान है, और अब वह तो सबसे अमीर आदमी के साथ डील करने वाली है। क्या वधू मूल्य मांगना ज्यादा हो गया? श्रीमती देवी, हमने तय किया था कि कोई वधू मूल्य नहीं होगा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हमारे घर में शादी करना इतना आसान है? तारा तो ऊपर शादी करके फीनिक्स बनने वाली है। तुम्हारा हमारे घर में शादी कर पाना पहले से ही जीवन भर की किस्मत है।
न सिर्फ तुम यह वधू मूल्य दोगे, बल्कि वह $3 मिलियन से कम नहीं हो सकता। मैं यह वधू मूल्य दे सकता हूँ। पिताजी। मूर्ख लड़के, सच तो यह है, तुम्हारे पिता। पिताजी, आपका बेटा बड़ा हो गया है, इसे मुझे संभालने दो। आप बस पीछे बैठो और आराम करो, ठीक है? तारा, श्रीमती देवी को समझाओ, मैंने वधू मूल्य तैयार नहीं किया है। अर्जुन, मेरी माँ की बात में दम है। श्रीमान गुप्ता जल्द ही आ रहे हैं। तुम इतने सारे लोगों को मुझे अपमानित होते नहीं देख सकते, है ना? इसके अलावा तुम्हारे पिता ने तो पूरी जिंदगी गुलामी की है, उनके पास कुछ बचत तो होगी ही। बस उन्हें तुम्हारे लिए भुगतान करने दो, ठीक है? मैं तुम्हारी शादी के लिए वधू मूल्य भी नहीं दे सकते। भले ही तुम दुल्हन के घर जा रहे हो, उसके परिवार वाले तो इतना दे रहे हैं, तुम्हें कम से कम लाखों डॉलर तो देने ही चाहिए, बस थोड़ा सम्मान दिखाने के लिए, समझे? सुन रहे हो? वधू मूल्य नहीं दे सकते, इस पर हस्ताक्षर करो। एक बार तुम हमारे परिवार में आ गए, तुम सारी खरीदारी, खाना बनाना और कपड़े धोने का काम करोगे। भविष्य में तुम्हारे जो भी बच्चे होंगे वे भी हमारा उपनाम लेंगे। और एक बात, छुट्टियों में घर वापस नहीं जा सकते। मेरी मेहमानों का ठीक से स्वागत करने में मदद करो। अगर तुमने इसे हस्ताक्षर कर दिया, हावर्ड, 20 साल से पाला हुआ तुम्हारा बेटा सब बेकार चला जाएगा। अब ये तो ठीक नहीं, उनके पास बहुत पैसा है, भले ही तुम्हारा बेटा नौकर बनकर शादी करे, ये खेती से तो बेहतर है। अगर मैं होता, मैं तो जिंदगी भर खेती करता रहता। हावर्ड, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पूर्वजों के लिए कलंक है। अर्जुन, इस बारे में सोच समझ कर फैसला करो। तुम्हारे पिता ने इतने साल तक तुम्हें पाला है, यह आसान नहीं था, तुम जानते हो। श्रीमती देवी, क्या आप सुनिश्चित हैं कि अगर मैं इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूं तो दहेज मेरे परिवार के पास रह सकता है, उन्हें कुछ भी नहीं देना पड़ेगा? ठीक है श्रीमती देवी, मेरी एक अतिरिक्त शर्त है, मुझे साल में एक बार घर जाने दो। आखिरकार वे बूढ़े हो रहे हैं। नहीं, तुम हमारे परिवार में आ रहे हो, जब तक तुम वधू मूल्य नहीं देते। लेकिन मैं सचमुच वधू मूल्य नहीं दे सकता। तो फिर तुम वापस नहीं जा सकते। तारा, क्या तुम मेरे लिए श्रीमती देवी से बात कर सकती हो? अर्जुन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? और अब तुम इतनी छोटी बात के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो? क्या इसी तरह तुम अपना प्यार दिखाते हो? मैं अर्जुन, क्या तुम्हारे पिता इतने सक्षम नहीं हैं? उन्हें वधू मूल्य देना चाहिए। कौन कहता है कि मैं नहीं दे रहा? बेटा, वधू मूल्य के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी। अर्जुन, मुझे बस तुमसे एक सवाल पूछना है। मुझे और तुम्हारी दादी को छोड़कर क्या तुम्हें सच में वो लड़की पसंद है? हाँ, पसंद है, लेकिन चूंकि तुम्हें वह सच में पसंद है, यह मामला मैं संभाल लूंगा। तुम एक निर्माण श्रमिक सच में सोचते हो कि तुम अपने बेटे का वधू मूल्य दे पाओगे? क्या तुम इतना पैसा जुटा भी सकते हो? तुमने तो पहले प्रवेश शुल्क भी नहीं दिया था और अब वधू मूल्य देने की बात कर रहे हो। अर्जुन, तुम देहाती लोग बड़ी शान से बातें करते हो, है ना? ठीक है, चूंकि तुम देना चाहते हो, हमारे परिवार की मांग $3 मिलियन है, इससे कम नहीं हो सकता। तुम चिंता मत करो, हालांकि हमारे शर्मा परिवार के मानदंडों के अनुसार तुम्हारा दहेज मुश्किल से ही न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करता है, और मैंने अर्जुन के लिए जो वधू मूल्य तैयार किया है उसके मुकाबले बहुत कम है। चूंकि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं फिर भी वधू मूल्य दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे बेटे को औपचारिक रूप से उससे शादी करनी होगी, तुम्हारे घर जाकर नहीं रहना होगा। पिताजी। अर्जुन, अपने पिता की बात सुनो, तुम उनके घर जाकर नहीं रह सकते, तुम्हें औपचारिक रूप से उससे शादी करनी होगी। दादी, मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि मेरे पिताजी वधू मूल्य देना चाहते हैं। अर्जुन, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारे परिवार के इतने सख्त नियम हैं। अर्जुन, मत भूलना, तुम ही वो हो जो हमारे घर जाकर रहने की भीख मांग रहा था। तारा, श्रीमती देवी, मिर्क के किनादी आपके परिवार की स्थिति नहीं जानते। मेरा मतलब यही है। पिताजी। मेरे बेटे का वधू मूल्य मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। अगर तुम मान लो कि वह तुम्हारे घर जाकर नहीं रहेगा, तो मैं तुम्हें कभी भी वधू मूल्य दे सकता हूँ। क्या तुम सपने देख रहे हो? $3 मिलियन। तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुमने अपने बेटे के लिए जो वधू मूल्य तैयार किया है वह हमारे से ज्यादा है ना? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा बेटा इतनी जिद क्यों कर रहा है हमारे घर जाने की? क्योंकि मेरी बहन श्रीमान गुप्ता के साथ एक डील पक्की करने वाली है। और वधू मूल्य की बात करो तो 3 मिलियन तो छोड़ो, $30 मिलियन भी बहुत कम होगा। $30 मिलियन? उन्होंने जिस श्रीमान गुप्ता का जिक्र किया, कहीं वो नदी नगर के जोया गुप्ता तो नहीं, जिनकी कीमत अरबों डॉलर है? सुना तुमने? यहाँ तक कि ये किसान भी जानते हैं कि श्रीमान गुप्ता किस स्तर के व्यक्ति हैं। तुम्हारा बेटा हमारे घर आएगा, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात है। नालायक मत बनो। पिताजी, आज आपका बेटा सच में ऊंचे घर में शादी कर रहा है। तुम मेरे बेटे हो, अगर कोई ऊंचे घर में शादी कर रहा है तो वे हैं। अर्जुन, मुझे पता है तुम्हारे पिताजी बस एक निर्माण श्रमिक हैं, उन्हें दुनियादारी का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सबको लगता है कि मैं ऊंचे घर में शादी कर रही हूँ, तो शायद मैं इस शादी के लायक नहीं हूँ। छोड़ो। तारा, मत करो, मेरे पिताजी आमतौर पर ऐसे नहीं होते, मुझे उनसे बात करने दो।
पिताजी, आपके बेटे को आखिरकार वधू के घर में शादी करने का यह मौका मिला है। हम मंजिल के ठीक सामने हैं। आपको और दादी को अब और कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। बस इसे सह लो। करते हैं, इसे करते हैं कि आपको मिलाप लाई वधू में बात वधू करने वाले करेगा। हावर्ड, हम तो जिंदगी भर खेती करते आए हैं, हमें ऊंचे समाज के तौर तरीकों के बारे में क्या पता। हालात और खराब मत करो। बिल्कुल सही। तो क्या हुआ अगर वधू के घर में शादी करने में थोड़ी शर्मिंदगी होती है? वे सब बड़े लोग हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा लड़का कामयाब हो तो इस मौके को हाथ से जाने मत दो। पिताजी, कृपया मुझे इस बार बस एक बार स्वाति बनने दीजिए। मिली? अर्जुन, मुझे पता है तुम चाहते हो कि तुम्हारा बूढ़ा आदमी अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन तुम्हारा बूढ़ा आदमी भी चाहता है कि तुम अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन पिताजी तो। सुनो छोटी लड़की, मुझे सीधे एक बात पूछने दो। क्या तुम सच में मेरे बेटे से प्यार करती हो? अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो, चाहे वह तुम्हारा भविष्य का करियर हो या फिर तुम्हें बड़ा वधू मूल्य चाहिए, मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो। ठीक है, क्योंकि आप अपने बेटे का वधू के घर में शादी करने के खिलाफ इतने अड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक मौका देती हूँ। मुझे वधू मूल्य दीजिए, $30 मिलियन से कम नहीं का वधू मूल्य। लगता है आप इसे चुका सकते हैं? तारा, तुम मेरे पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारे पिताजी ने ही मेरा अपमान करके शुरुआत की है। अगर वह सच में अच्छे पिता होते तो वह वधू मूल्य बहुत पहले ही दे देते। क्या हम यह झगड़ा भी कर रहे होते? अर्जुन, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम अपने पिताजी का साथ देना बंद कर देते। मैं। ठीक है, अब बस करो इस वधू मूल्य की बात। बस हमें पैसे दिखाओ। ठीक है, वधू मूल्य आ गया है। विशेष रूप से देवी परिवार के लिए 1 टन सोना, सीनिक रिवर एस्टेट्स में 3 विला, 1 लग्जरी यॉट और 4 कंपनियां, जिनमें से हर एक की कीमत करोड़ों डॉलर है। क्या? पिताजी, यह सारा वधू मूल्य आपका है। बेटा मुझे पता है तुम्हारा ख्याल रखते हो, लेकिन अब से अगर तुम कोई दिक्कत हो तो बता, मुझे आपके लिए मिला के लेने के लिए इस थाली बना लिए, इस थाली बना लिए, अब ये इस थाली बना लिए, मेरे लिए, अब ये मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, अब बना लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। पिताजी, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? बेटा, तुमने कुछ गैर कानूनी तो नहीं किया है ना? ये सारा पैसा कहाँ से आया? माँ, आपका बेटा कानून का पालन करने वाला नागरिक है। मैं गैर कानूनी काम कैसे कर सकता हूँ? यह तो करोड़ों का होगा, है ना? करोड़ों? मैं कई जन्मों में भी इतना नहीं कमा सकता। बिल्कुल। क्या हमने सच में उसकी गलत समझ ली थी? जल्दी करो और अपने ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करो। मुझे भी नहीं पता था कि अर्जुन के पिता इतने अमीर हैं। अगर उसे पता होता तो वह मुझे बता देता। हाँ माँ, तारा, तुम दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए। वह तो बस एक निर्माण श्रमिक है। वह कैसे संभवतः इतनी कीमती चीजें भेज सकता है? देखो तो उसके कपड़े कैसे हैं। क्या वह अमीर आदमी लगता है? क्या श्रीमान गुप्ता को पता है कि तुम आज शादी कर रहे हो? मैंने सचिव वर्मा को बता दिया था। सचिव वर्मा ने कहा था कि वह आ जाएंगी। माँ, क्या आप कह रही हैं कि यह बधाई का तोहफा श्रीमान गुप्ता ने भेजा है? जल्दी करो और पुष्टि करने के लिए फोन करो। सचिव वर्मा, मैं पूछना चाहती थी, क्या श्रीमान गुप्ता ने आज बधाई का तोहफा भेजा है? हाँ, सुश्री गुप्ता जल्द ही आ रही हैं। अच्छा, हम सुश्री गुप्ता के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। बेटा, अब जबकि हमारे पास वधू मूल्य है, तुम सिर उठाकर शादी कर सकते हो, है ना? तारा, श्रीमती देवी, क्या अब हम शादी कर सकते हैं? हमने तुम्हें वधू मूल्य दे दिया है। तुम्हें क्या हक है कि तुम मेरे बेटे को मारते रहो? कहते हैं निर्माण श्रमिक सिर्फ गरीब ही नहीं होते, बल्कि बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। आज मैंने सब कुछ देख लिया। तुम श्रीमान गुप्ता के बधाई के तोहफे को भी अपना बताने की हिम्मत कर रहे हो। अर्जुन, अगर तुम्हारे पिता जैसा कोई मेरा ससुर बन गया तो शादी रद्द करो। तारा, हमारा 5 साल का रिश्ता। तुम्हें पता है हमारे 5 साल के रिश्ते के लिए इन सालों में मैंने तुम पर कितनी मेहनत लगाई है। तुमने बार बार मुझसे विनती की तो मैंने तुम्हें अपने घर ब्याहने की इजाजत दी। वजह यह थी कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे पिताजी, एक गरीब ढीठ निर्माण श्रमिक, हमारे साथ रहें। तुम मेरे पिताजी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पिताजी ने ही पहले कहा था कि मेरी बेटी को अग्निकुंड पर से गुजरना चाहिए ताकि उस पर लगा दुर्भाग्य दूर हो जाए। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जिस चीज से छुटकारा पाने की जरूरत है वह है उस पर लगी गरीबी की बदबू। पिताजी देख लेंगे। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? छोटे संबंधी, जिस सबसे अमीर आदमी का तुमने अभी जिक्र किया, श्रीमान गुप्ता, वह सच में मेरी धर्मपुत्री हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी उन्हें फोन करता हूं और उनसे तुम्हें समझाने के लिए कहता हूं। पिताजी, गॉडफादर। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? किसी और के तोहफे का श्रेय लेना एक बात है, लेकिन यह कहना कि सबसे अमीर आदमी तुम्हारी धर्मपुत्री है। तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका इस तरह अपमान करने की? अरे श्रीमती देवी, यह सब एक गलतफहमी है। मेरे पिताजी ने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। 1 लाख काम, 1 लाख लग दी गई। पिताजी, आपने श्रेय कैसे ले लिया? श्रीमान गुप्ता के वधू मूल्य का? वह श्रीमान गुप्ता हैं। बेटा, बस अपने पिताजी की बात मान लो। यह परिवार बहुत घमंडी है और वह बहुत चालाक है। वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पिताजी सबसे बेहतर जानते हैं। चलो दहेज वापस कर देते हैं। पिताजी,
आप क्या कर रहे हैं? वह वधु मूल्य वही है जो मैंने आपके और दादी के लिए बड़ी मुश्किल से जुटाया था, और श्रीमान गुप्ता ने खास तौर पर चाहा था कि वह उनके परिवार को जाए। वह खुद भी व्यक्तिगत रूप से आए थे। इससे पता चलता है कि वह उनकी कितनी कदर करते हैं। अगर मैं उनके साथ साझेदारी कर लूं पिताजी, तो मेरा कारोबार चल पड़ेगा। नादान लड़का। तारा, मेरे पिताजी बस। बचा लो। ठीक है, चूंकि तुम मेरे परिवार में शादी नहीं करोगे तो अलगाव के कागजात पर हस्ताक्षर कर दो। अरे तुम्हारा इससे क्या मतलब है? बेटा, मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करूंगा, लेकिन पहले मुझे इस गड़बड़ को साफ करना होगा। ठीक है, सगाई तोड़ दो, लेकिन मेरा बेटा ही इसे करेगा। देखो तुम सुंदर, किसने कहा तुम सगाई तोड़ सकते हो? अगर किसी को तोड़नी है तो हमें तोड़नी चाहिए। पिताजी प्लीज बस रुक जाओ। अर्जुन, तुम। पिताजी, मैं पिछले 5 साल से वहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मुझे पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है, और तारा ने भी मेरी बहुत मदद की है। वह बस थोड़ी इमोशनल हो रही है। इसके बाद मैं उससे तुमसे माफी मंगवाऊंगा। और एक और बात, मैं मुश्किल है, इससे ही मैं मुश्किल कर दिया, और तारा ने भी मेरी बहुत मदद की है। जब बात आपके बाद मैं मुश्किल कर दिया, और तारा ने भी मेरी बहुत मदद की है। मैं मुश्किल कर दिया, मैं मुश्किल कर दिया। आपके बाद उस श्रीमान गुप्ता का नाम लेना बंद करो। हम उन्हें नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते। बेटा, तुम्हारे बूढ़े आदमी ने कभी तुमसे झूठ बोला है? वह श्रीमान गुप्ता, वह सच में मेरी धर्मपुत्री है। पिताजी, मैं विनती करता हूँ, एक शब्द भी मत बोलो। अब मुझे इसे हैंडल करने दो। बस इसमें दखल मत दो और कुछ मत कहना, ठीक है? तारा, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, लेकिन आखिरकार वह मेरे पिताजी हैं। इसके बाद बस उनसे माफी मांग लेना, और हमारी शादी अभी भी हो सकती है, ठीक है? अर्जुन शर्मा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। यह एक सेवा समाप्ति समझौता है। अगर तुम इसे साइन करने को राजी हो जाओ और अपने पिताजी से नाता तोड़ लो, तो मैं मान सकती हूँ कि आज की हर बात कभी हुई ही नहीं। मैं इन लोगों की हिम्मत तो देखो, वे गॉडफादर का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हैं। चौरा इतना लंबा क्यों है? गॉडफादर आपके दिए हुए वधु मूल्य से खुश नहीं थे क्या? अगर ऐसी बात है आज तो सारी तारीफ मुझे मिलेगी। गॉडफादर को तंग किया गया। क्या? किसकी हिम्मत? चलो चलते हैं। तारा, मैं जानता हूँ तुम नाराज हो, लेकिन वह फिर भी मेरे पिता हैं। इस बारे में बात ही न करें। शादी के बाद मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। श्रीमती देवी, मेरे पिता ने गलत बात कह दी, मुझे माफ कर दो। अगलत। अर्जुन शर्मा, क्या तुम्हें समझ भी आता है? तारा, अर्जुन शर्मा, तुम्हारी पृष्ठभूमि तो देहाती है। तुमने ही मेरे घर में शादी करने की गुहार लगाई थी। मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं समझा। चूंकि तुम अपने उस किसान पिता से इतने चिपके हुए हो, तो उनके साथ ही रहो। मुझे परेशान करना बंद करो। मेरे पिताजी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। मैं नहीं कर सकता। खाद को तो सगाई तोड़ दो। आज के दिन मेरे बेटे ने गलत बोल दिया, तो उसकी तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। अरे आप तो महान हैं। आपके बेटे की वजह से हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसने सबसे अमीर आदमी को नाराज कर दिया। उसने हमारा बड़ा बिजनेस डील भी बर्बाद कर दिया। तुम्हें लगता है तुम उसकी कीमत चुका सकते हो? और तुम्हारी माफी मांगने की हिम्मत, क्या तुम इसके लायक भी हो? ठीक है, सगाई तोड़ी जा सकती है, लेकिन पहले तुम मेरी माँ से माफी मांगो। अर्जुन शर्मा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की वह बुरा आदमी नहीं है? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। इस पर साइन करो, नहीं तो सब खत्म। पिताजी। अर्जुन, तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब बात बनी, अब से मुझे निराश मत करना। पिताजी, मुझे माफ कर दो। कम से कम तुम एक सुंदर लड़के तो हो जो अपने फायदे को समझता है। हस्ताक्षर कर दो अभी। अपने तथाकथित पिता से नाता तोड़ दो। बस हस्ताक्षर कर दो। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं अपने पिता से नाता नहीं तोड़ूंगा। तुम क्या कह रहे हो? चलो सगाई तोड़ लेते हैं। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम हमारी सगाई तोड़ रहे हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर क्या तुम करती हो? मैं श्रीमान गुप्ता के साथ एक डील पक्की करने वाली हूँ। क्या तुम इस मौके को हाथ से जाने देना चाहते हो? एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंचने का? मैंने यह सब इसलिए किया ताकि मेरे पिता और दादी बेहतर जिंदगी जी सकें। लेकिन अगर यह सब मतलब है अपने पिता से नाता तोड़ना, तो फिर सगाई रद्द है। दादी पिता से नाता तोड़ना। अर्जुन, तुम। शाबाश, यही है मेरा बेटा, राजेश शर्मा का बेटा। तारा, शायद यही बेहतर है। उन जैसे परिवार में शादी करके तुम्हारी सबसे अमीर आदमी वाली डील भी खराब हो सकती है। ठीक है, तोड़ दो इसे। अर्जुन,
यह तुम्हारी पसंद है। अपने किसान पिता के लिए तुम मुझे खो रहे हो। तुम एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंचने का मौका खो रहे हो। जो एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंचने का मौका खो रहे हैं वो तुम हो। वो तुम लोग हो जिन्होंने मौका गंवा दिया एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंचने का। श्रीमान गुप्ता, तारा, वो पॉप दिवा गरिमा सिंह नहीं है? उनका दबदबा श्रीमान गुप्ता से कम नहीं है। वो भी यहाँ है। और दूसरी वाली कपूर परिवार की सबसे बड़ी बेटी ही होगी। मैंने सुना है कि बस एक शब्द से ही वो सैकड़ों कंपनियां हिला सकती है। ये श्रीमान गुप्ता अपने दोनों दोस्तों को लेकर आए हैं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ उनका स्वागत करो। लेकिन अपने दोनों दोस्तों को लेकर आए हैं। जाओ उनका स्वागत करो, जाओ उनका स्वागत करो, जाओ उनका स्वागत करो। आर बार बना जाता है। आर की सबसे बड़ी बेटी ही होगी। तुम और तुम्हारे पिता इसकी कीमत चुकाओगे। श्रीमान गुप्ता, मैं श्रीमान गुप्ता, क्या हमारी यहाँ बैठी तारा ने आपको कुछ नाराज कर दिया है? हाँ, बिल्कुल सही। शायद कोई गलतफहमी हो गई है। आइए बात साफ कर लेते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे धर्मपिता का अपमान करने की? तुम्हारी बहुत हिम्मत है धर्मपिता। पिताजी, आप सुश्री गुप्ता के धर्मपिता हैं? हाँ, बिल्कुल सही। और ये दोनों लड़कियां यहाँ क्रीट। धर्मपिता, रुकिए सुश्री गुप्ता, आपकी गलतफहमी हो रही है। अरे वह तो बस एक गंदा मजदूर है। वह आपके धर्मपिता कैसे हो सकते हैं? मजदूर होने में क्या बुराई है? धर्मपिता ने हम तीनों की बहुत मदद की है। अगर तुमने फिर उनका अपमान करने की हिम्मत की तो मैं इतनी विनम्र नहीं रहूंगी। बहुत मदद की। यह सब एक गलतफहमी है सुश्री गुप्ता, यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी? तुमने मेरे धर्मपिता के साथ जो कुछ भी किया और उनके बेटे के साथ मैंने सब सुन लिया है। और हमारी साझेदारी के बारे में मैंने उसे खत्म कर दिया है, हमेशा के लिए। माँ, तुमने मुझे क्यों मारा? अरे बदतमीज, मैंने तुझे चेतावनी दी थी। अपने ससुर के साथ अच्छा बर्ताव कर, अपनी शादी खराब मत कर। अब जाओ और माफी मांगो। श्रीमान शर्मा, हम सब माता पिता हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादी खुशहाल हो। पहले जो हुआ वह सब एक गलतफहमी थी। मुझे सचमुच माफ कर दीजिए। माफी की कोई जरूरत नहीं। मैं तो बस एक मजदूर हूँ। मैं इस लायक नहीं। इसके अलावा सगाई तोड़ने के बारे में क्या वह तुम्हारा ही ख्याल नहीं था? अर्जुन, अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम और तारा सच्चे प्यार में हो और अब वह गर्भवती है। तुम्हें शादी करनी ही होगी। क्या वह गर्भवती है? वह गर्भवती है। तारा, तुम गर्भवती हो। फिर भी हमारे पास मौका है धर्मपिता के बेटे से शादी करने का। मुझे इतना यकीन नहीं है। हाँ, वह गर्भवती है। माँ, बकवास बंद करो। अर्जुन, मैं गर्भवती नहीं हूँ। मेरी माँ बस तुमसे झूठ बोल रही थी, ठीक है? अरे ये बेवकूफ लड़की, क्या तुमने मुझे नहीं दिखाया था अपनी गर्भावस्था परीक्षण रिपोर्ट? तुम मुझसे इस बारे में झूठ क्यों बोलोगी? माँ, वाह, तुमने उसे क्यों मारा? तारा, 5 साल से मैंने तुम्हारे घर में सिर्फ अपमान ही सहा है। मैंने सारी धुलाई और खाना बनाने का काम किया। मैंने तुम्हारे परिवार को मुझ पर रौंदने दिया। अरे हमारी असली शादी हो सकती थी। तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारे परिवार में शादी कर सकता हूँ। मेरे पिता और दादी को $1 मिलियन का वधु मूल्य दे सकता हूँ ताकि वे अच्छी जिंदगी जी सकें। अब तुम अभी अपने परिवार को मेरा अपमान करने दे रही हो। तुमने आखिरी मिनट में कीमत भी बढ़ा दी खगोलीय वधु मूल्य की मांग करके, और मैंने फिर भी सह लिया। तुमने मुझसे कहा था कि तुम गर्भवती हो। अरे तुम क्या कर रही हो? तारा पहले से ही गर्भवती है। क्या तुम पागल हो? गर्भवती 5 साल से। उसने अपना कौमार्य बनाए रखने का वादा किया था हमारी शादी के लिए। मैंने उसका हाथ तक नहीं छुआ। तो बताओ, यह किसका बच्चा है? बदतमीज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बस एक निर्माण श्रमिक हो। मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और इतना त्याग किया है। वह तुम्हारे घर जमाई बनकर आया, इतनी बेइज्जती सही, और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। मेरे लिए वह तो घर जमाई बनकर आया था। वह बार बार कहता है कि वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन क्या वह सब तुम्हारे और उस बुढ़िया के लिए नहीं था? मेरे धर्मपिता से बात करते समय अपनी भाषा पर काबू रखो। सुश्री गुप्ता, पहले हमारी साझेदारी थी। मैं बस तुम्हें कुछ इज्जत दे रही थी। अब वह साझेदारी खत्म हो गई है। तुम खुद को कौन समझती हो? मैं कौन हूँ? मुझे नहीं लगता कि तुम व्यापारिक क्षेत्र में और रहना चाहोगी। बिल्कुल सही। मैं किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम एक निर्माण श्रमिक मुझे थप्पड़ मारते हो। मैं इसे याद रखूंगी और तुम दोनों इसकी कीमत चुकाओगे। तुम्हें बेहतर होगा कि घुटने टेक कर मेरे बेटे से माफी मांगो। घुटने टेकूं और माफी मांगूं? तुम्हें तो बस भरोसा है जोया गुप्ता और उन दोनों पर, है ना? लेकिन क्या उन तीनों को पता भी है राजधानी नगर के हरिप्रसाद परिवार के बारे में? क्या तुम बात कर रही हो हरिप्रसाद परिवार, राजधानी नगर के नंबर 1 परिवार की? बिल्कुल। मेरे पेट में जो बच्चा है वह राजधानी नगर के नंबर 1 परिवार का है, समीर हरिप्रसाद, हरिप्रसाद परिवार के सबसे बड़े बेटे का। तारा, क्या तुम उसी के बारे में बात कर रही हो?
उस ताकतवर और अमीर हरिप्रसाद परिवार के सबसे बड़े बेटे के बारे में? हाँ बिल्कुल सही, वही है। बहुत बढ़िया, ये तो एकदम परफेक्ट है। श्रीमान हरिप्रसाद के सामने तुम तीनों की कोई औकात नहीं है। सिर्फ एक निर्माण श्रमिक के लिए तुम्हारी मेरे साथ ऐसी हिम्मत। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है गॉडफादर। मैं इसे संभाल लेता हूँ। एक संभालोगे? क्या संभालोगे? तुमने मेरी बेटी की बात नहीं सुनी? उसके पेट में जो बच्चा है वह हरिप्रसाद परिवार के सबसे बड़े बेटे का है। शहर का सबसे अमीर आदमी भी उसके आगे झुकता है। तुम खुद को क्या समझते हो? तुमने और तुम्हारे बेटे ने तो हमारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया। अब घुटने टेक कर माफी मांगो। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, यह सब मेरी गलती है। यह तुम्हारी गलती नहीं है बेटा। अगर किसी को दोष देना है तो वह है उनका घमंडी परिवार। अरे तुम निर्माण श्रमिक, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। पता है तुम्हारा बेटा सब कुछ पा सकता था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तारा, मुझे बेइज्जत करने वाली तुम हो, धोखा देने वाली तुम हो। तुम्हारी यहाँ खड़े होकर कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई? नाउ का मैंने धोखा दिया? अगर मैंने हरिप्रसाद परिवार को बच्चा नहीं दिया होता तो हमारे देवी परिवार की इतनी तेजी से तरक्की कैसे होती? और साथ ही मेरे घर आने के लिए तुम्हारा वधू मूल्य वह किसने कमाया तुम्हारे लिए? तुम। अगर तुम्हारे पिता इतने बेकार नहीं होते, अगर तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि इतनी गरीब नहीं होती, तो क्या मुझे यह सब करना पड़ता? तो तुम कहना चाहती हो तुमने धोखा दिया, दूसरे मर्द का बच्चा पेट में आया, मेरे बेटे की शादी तबाह कर दी और यह मेरी गलती है? बिल्कुल सही। यह सब इसलिए क्योंकि तुम एक निर्माण श्रमिक बस बहुत गरीब हो। तुम बस एक निर्माण श्रमिक हो और तुमने मुझे मारा भी। मैं तुम्हें अभी कुछ बताता हूँ। सिर्फ तुम्हारा पूरा परिवार ही नहीं, और वो समीर जिसके साथ तुमने धोखा किया, मेरे बेटे के सामने घुटने टेकना और झुकना होगा जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता। तुम चाहती हो कि मेरा पूरा परिवार और श्रीमान हरिप्रसाद तुम्हारे सामने घुटने टेककर माफी मांगे? तुम्हें यकीन है? बिल्कुल यकीन है। तुम्हें बेहतर होगा समीर के बाप को, श्रीमान हरिप्रसाद को भी यहाँ बुला लो। तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। नहीं, मत बुलाओ। अब डर लग रहा है ना? अगर कोई दिक्कत है तो मुझ पर निकालो, इसका मेरे पिताजी से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें देखो दयनीय हारा हुआ। जब तुम अपने बाप के लिए इतनी जोश से बोलने को तैयार हो तो फिर उसे घुटने टेकने दो और मुझसे माफी मांगने दो। उसे फोन करने दो। पिताजी, आप उच्च वर्ग को नहीं समझते। समीर हरिप्रसाद सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेरहम भी है। अगर उसने आपके पीछे पड़ने का फैसला कर लिया तो श्रीमान गुप्ता और बाकी लोग भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। कब से बाप अपने बेटे को अपनी चिंता करने देता है? आज तुम्हारा बूढ़ा आदमी तुझे हिम्मत करना सिखाएगा। पिताजी, एक निम्न स्तर का मजदूर असली ताकत को चुनौती देने की हिम्मत करता है। दिलचस्प है, एक निम्न स्तर का मजदूर सच्ची ताकत को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। श्रीमान हरिप्रसाद, आप यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ आने वाला ही था और जब मैंने पता चला कि वे तुम्हें परेशान कर रहे थे तो मैं आना ही था। जान, तुमने मुझे याद किया। क्या क्या क्या? हर एक दिन। तारा, अगर श्रीमान हरिप्रसाद को पता चला उसका बेटा इस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसे शायद दिल का दौरा पड़ जाए। तुम मेरे पिता को जानते हो? ओह, श्रीमान हरिप्रसाद, आपका हरिप्रसाद परिवार राजधानी नगर का नंबर 1 परिवार है और आपके पिता हरिप्रसाद परिवार का मुखिया है। आप इसे एक साधारण ऑनलाइन खोज से पता कर सकते हैं। ओह, यह गंदा मजदूर, वह ऐसा डींग मार है, उसे आपको बेवकूफ बनाने की हिम्मत न करने दे। तुम निर्माण श्रमिक सिर्फ इसलिए कि जोया और 2 अन्य तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, तुम सोचते हो कि तुम्हारा अधिकार है श्रीमान हरिप्रसाद के सामने बोलने का? बिल्कुल। अगर तुम्हारे अच्छे बेटा के कारण नहीं होता, रोते बिलखते और हमारे परिवार में शादी करने की गुजारिश करते, तुम्हारे जैसे एक नीच मजदूर योग्य भी नहीं होता हमसे बात करने का। अपनी पृष्ठभूमि को देखो। अर्जुन, तुम इस तरह के अंत में आए हो, और अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो, अपनी बुरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को दोष दो, क्योंकि यह सब तुम्हारे किसान पिता की गलती है तुम्हें इस तरह बर्बाद करने के लिए। पिताजी, आज जो हुआ वो आपकी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं काबिल नहीं हूँ। थाला को काबिल करते हैं। बेवकूफ बच्चे। श्रीमान हरिप्रसाद, आपने मुझसे कहा था कि कोई आदमी ढूंढो जिम्मेदारी लेने के लिए और बच्चा पैदा करो। अब आप यहाँ दिन दहाड़े आ गए, क्या इसलिए कि वो डील पक्की हो गई है? जिम्मेदारी लो और साथ मिलकर काम करो। तो तुमने मुझे अपने घर ब्याह बिना मुझे वधू मूल्य देने की सोचे भी? तुम तो बस मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। जब श्रीमान हरिप्रसाद के साथ तुम्हारा सहयोग पूरा हो जाएगा तो तुम मुझे तलाक दे दोगे। गार्ड, जिस किसी ने भी मेरी औरत की बुराई की है उसकी टांगे तोड़ो और बाहर खींच ले जाओ। तो आज का यह सारा नाटक सिर्फ इसलिए था ताकि शिखर समूह के साथ डील हो जाए। तुम्हें कैसे पता कि यह शिखर समूह के साथ डील है? शिखर समूह? माँ, तुम्हें यह भी नहीं पता? राजधानी नगर के 4 बड़े घरानों की ताकत और दौलत आम लोगों की सीमा है, लेकिन शिखर समूह, वह तो अमीरों की भी सीमा है। वह दुनिया की जीवन रेखा को नियंत्रित करता है। कहते हैं किसी ने शिखर के एक अधिकारी से बस एक बात पर नाराजगी जताई,
और उनका $100 बिलियन का उद्यम रातों रात बर्बाद हो गया। शिखर समूह इतना ताकतवर है? हैं? माँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह बहुत बड़ी बात है। क्या होगा अगर इससे शिखर समूह के साथ हमारा डील खराब हो जाए? हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे तू कितनी बेवकूफ लड़की है, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, वह बस एक निर्माण श्रमिक है, उसका इस्तेमाल करने में कोई बड़ी बात नहीं है। तुम गुस्सा होने से पहले अपने आप को अच्छे से देखो। तू तो बस ये पैसे के पीछे भागने वाली है, न पैसा न रसूख। और तुझे लगता है तू देवी परिवार में शादी कर सकती है? पता है, जब तू घुटने टेक कर उस अग्निकुंड के ऊपर से गुजर रही थी, तू बिल्कुल ऐसी लग रही थी। बिल्कुल एक हिस्सस। हंस के मांस को देखकर लार टपकाते मेंढक जैसी। हाँ। अरे प्री, क्या शो था? तुमने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? अगर तुम देखना चाहते हो तो हम ऐसा करवा सकते हैं। बस उन पर कुछ पैसे फेंक दो और वह तुम्हारे लिए शो पर उतर आएगा। हाँ सुंदर, भले ही तू कंगाल बेकार हो और तेरा कोई रसूख नहीं है, लेकिन पता है क्या, तू अपने तुम्हारा बूढ़ा आदमी के प्रति काफी आज्ञाकारी है। बस करो बस, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। तू तो बस एक निम्न स्तर का मजदूर है। तुझे यहाँ आकर चिल्लाने और तमाशा करने का क्या हक है? समीर, चूंकि तुम शिखर समूह के साथ काम कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि शिखर समूह के पीछे असली बड़ा आदमी कौन है। क्या तुम जानते हो वह कौन है? सहायक लियो। श्रीमान हरिप्रसाद निगम शिखर के साथ साझेदारी करना चाहता था, लेकिन आप योग्य नहीं थे। किसने सोचा होगा कि तुम श्रीमान शर्मा को मना ले गए हो हरिप्रसाद निगम के साथ काम करने के लिए। बीते सालों में जिस किसी ने भी श्रीमान शर्मा की कृपा प्राप्त की है, उसने दुनिया में उन्नति की है। तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं श्रीमान शर्मा का पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता। ओह, वैसे श्रीमान शर्मा अभी कहाँ हैं? मुझे जाकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहिए। श्रीमान शर्मा फिलहाल नदी नगर में है। नदी नगर? मेरा बेटा संयोग से नदी नगर में ही है। मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। क्या वह सिर्फ एक नाकारा नहीं है, एक निम्न स्तर का मजदूर? क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि वह शिखर समूह चलाता है, कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी? वह? आईने में अच्छी तरह देखो, तुम्हें क्या दिखता है? माँ, मुझे लगता है वह अब सिर्फ बातें करता है, काम कुछ नहीं। बिल्कुल उस निर्माण श्रमिक की तरह और उसके बेटे की तरह, दोनों ही नाकामयाब हैं। अरे निर्माण श्रमिक, तुमने अपने बेटे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अगर तुम यहाँ नाटक करने नहीं आते तो क्या यह सब होता? ओह, यह कैसा रहेगा? तुम अब घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंको और मैं श्रीमान हरिप्रसाद से तुम्हें माफ करवा सकती हूँ। सारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि और बकवास करो। श्रीमान हरिप्रसाद के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे मारो? अर्जुन, मुझे तुम्हारा यह रूप अच्छा लग रहा है। तेरे पापा सही कहते हैं, तू मेरे लिए बस एक खिलौना है और जब मैं खेल लूंगी तो तुझे कभी भी फेंक सकती हूँ। तुम तो बस पैसे के पीछे भागने वाली हो। तुम्हें ऐसा क्या है जो पसंद आए? बस तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पोते को बदनाम करो। अरे तू बुढ़िया, तुझे मुझे धकेलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी दादी को धकेलो? समीर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि उसे मारो? क्या तुम जानते हो कि तुमने किससे पंगा लिया है? मैं समीर हरिप्रसाद। ऐसा कोई नहीं मिला जिसे मैं संभाल न सका। सिर्फ यहाँ नदी नगर में ही नहीं, बल्कि राजधानी नगर में भी हरिप्रसाद परिवार का ही राज चलता है। अरे तुम जोया, जुबान फंस गई क्या? क्या तुम अभी तक इतने घमंडी नहीं थे? इन सुंदर लड़कों को सपोर्ट कर रहे थे। वो सारा अकड़ कहाँ गया? कौन सबसे अमीर आदमी? वह तो बस एक घमंडी है, ऊपर वालों की चापलूसी और नीचे वालों को दबाना। अब जब श्रीमान हरिप्रसाद के सामने हो तो सांस लेने से भी डर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज श्रीमान हरिप्रसाद ने कह दिया तो तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। ये क्या है? क्या तुम्हारा पूरा परिवार बगावत की योजना बना रहा है? तुम्हें पता है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तारा गर्भवती नहीं होती तो तुम वधू के घर में शादी करने के काबिल भी नहीं होते। वाह वाह, सोचो कि मेरा बेटा राजेश शर्मा का बेटा वधू के घर में शादी करने के काबिल भी नहीं है। अभी श्रीमान हरिप्रसाद को फोन लगाओ। अगर वह इस मामले को नहीं संभाल सकते तो तुम्हारा हरिप्रसाद परिवार बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तुम सोचते कौन हो? तुम्हें क्या हक है मेरे पिताजी को यहाँ बुलाने का? पिताजी, क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी $50 बिलियन निवेश कर रहा है हमारे हरिप्रसाद समूह में। $50 बिलियन, ये तो कमाल है। और ये अरबपति श्रीमान की निजी फंडिंग है। तुमने सुना शर्मा? दुनिया का सबसे अमीर आदमी इसे व्यक्तिगत रूप से फंड कर रहा है। अब तुम्हारे पास अपने लिए क्या कहना है? हाँ, श्रीमान हरिप्रसाद को फोन पर लगाओ। समीर, कौन बात कर रहा है?
मुझे मेरे नाम से बुलाने की हिम्मत, कितना अहंकारी। कुछ नहीं पिताजी, बस कोई ना मालूम एक निर्माण श्रमिक, मैं संभाल लूंगा। बस एक क्रेट, मैं हाँ उस वीआईपी के बारे में, वह अभी नदी नगर में है। ओ मैं तुरंत वहां आ रहा हूँ। पहले मेरे लिए उसका ख्याल रखना और याद रखो उसे नाराज मत करना। क्या? वह कहाँ है? उसका नाम क्या है? मुझे भी उसका नाम नहीं पता, केवल इतना कि वीआईपी का उपनाम शर्मा है। मैंने सुना है कि वह अभी नदी नगर में है, अपने बेटे की शादी में शामिल हो रहा है। क्या? नदी नगर में अपने बेटे की शादी में, और उसका उपनाम शर्मा है? बिल्कुल नहीं, वह नहीं हो सकता। क्या वह सच में वही अरबपति श्रीमान हो सकता है? अच्छा, वह है या नहीं? अरे श्रीमान हरिप्रसाद, बस उससे पूछो और पता लगाओ। हाँ, अरे पिताजी, क्या यह संभव है कि कोई वीआईपी निर्माण श्रमिक की पोशाक पहने हुए हो? यह कैसी बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस वीआईपी की इस तरह बदनामी करने की? ठीक है, मैं बात खत्म करता हूँ। मुझे उस वीआईपी को फोन करना है तुरंत। ऐसे समय में याद रखो, गलत लोगों को नाराज मत करना। समझ गया। तुम निम्न स्तर के व्यक्ति, तुमने तो मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया था। अगर तुम सच में दुनिया का सबसे अमीर आदमी होते तो तुम्हारे बेटे की शादी तो पूरे देश में हलचल मच जाती। तुम यह अपमान चुपचाप क्यों सह रहे हो? तुम बस किस्मत वाले हो कि उससे तुम्हारा उपनाम मिलता है। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अभी किसी भी पल श्रीमान हरिप्रसाद मुझे फोन करेंगे? अभी भी नाटक कर रहे हो? तुमने अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो जाएगी। श्रीमान हरिप्रसाद, मैं उनके परिवार के बारे में सब जानती हूँ। 3 पीढ़ियों से वे सब निर्माण श्रमिक रहे हैं। वे बस एक दयनीय गरीब परिवार हैं। पिताजी, दादी, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। जाओ। क्या मैं अदृश्य हूँ? गार्ड। तुम दोनों, क्या तुम अभी नहीं कह रहे थे कि तुम मेरे पिताजी को फोन करने वाले थे? हाँ, तो जाओ अभी उन्हें फोन करो, नहीं तो मैं तुम दोनों का खात्मा कर दूंगा। एक निर्माण श्रमिक, वह कैसे संभवतः हरिप्रसाद परिवार के मुखिया से फोन कॉल पा सकता है? आ गई तुम्हारे पिताजी की कॉल। हेलो, क्या यह सबसे अमीर आदमी शर्मा जी से बात हो रही है? बुरा। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शर्मा, आप तो मेरे रक्षक हैं। मैंने सुना आपका बेटा नदी नगर में है, शादी करने वाला है। मैं एक शादी का तोहफा भेजना चाहूंगा और आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूं। मैं नदी नगर के शर्मा गांव में हूँ, कोई तोहफा जरूरी नहीं है। क्या मतलब श्रीमान शर्मा? आपने तो मुझे सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है, जल्द ही आपको पता चल जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिताजी का कॉल उठाने की? अरे श्रीमान हरिप्रसाद, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वह सिर्फ बातें ही बनाता है, उसकी बातों से डरो मत, ठीक है? जानू, तुम समझती क्या हो किससे बात कर रही हो? मैं एक कचरे से कैसे डर सकता हूँ? तुम दोनों मुझे बेरहम कहने का दोष मत देना। सुनो, एक शर्त लगाते हैं। अगर यह कॉल मेरे पिताजी की नहीं है तो न सिर्फ तुम दोनों को घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी, बल्कि मैं तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगा। कैसा लगा? और अगर है तो? पिताजी, हमारे परिवार को ऐसे वीआईपी से कैसे पहचान होगी? अगर तुम्हारे पिताजी का कॉल हुआ तो? अगर हुआ तो मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगा। हेलो, तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कोई कॉल आ रही है ही नहीं। समीर, तुम क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या मतलब है? मुझे यह ना बताओ कि तुम सच में सोचते हो उन दोनों को मेरे पिता से संपर्क कर पाना संभव है। उनकी बात छोड़ो, अगर तुम खुद उन्हें कॉल करोगे मेरे पिता शायद फोन भी नहीं उठाएंगे। तुम दोनों निम्न स्तर का मजदूर मुझसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत करते हो? मानो या न मानो, मैं एक ही उंगली से तुम्हें 1000 बार मार सकता हूं। अगर श्रीमान हरिप्रसाद अपने बेटे को सही से नहीं संवार सकते, मैं खुशी खुशी उन्हें सीख दे दूंगा। उसे मेरे लिए मार दो। हे, मेरा फोन अभी डाई हो गया ऐसे समय में। श्रीमान हरिप्रसाद, मुझे लगता है मैं युवा मालिक की आवाज सुन पाया। मैं भी सुन पाया। तुम्हें क्या लगता है वह बदतमीज नदी नगर में क्या कर रहा है? युवा मालिक एक शादी में गए हैं, कहते हैं दुल्हन उनकी प्रेमिका है और वो प्रेग्नेंट है। तुम अभी क्या बोले? साफ बोलो। अभी नदी नगर में कहाँ गया है वह इस शादी के लिए? मुझे लगता है शर्मा गांव में। शर्मा गांव?
गाड़ी तैयार करो, हम अभी नदी नगर के लिए रवाना होते हैं। उसे हटाओ। मैं चुनौती देता हूँ कि कोई भी मेरे पिताजी पर हाथ उठाए। बस कोशिश करके देखो। समीर, अगर आज तुमने श्रीमान शर्मा पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं कसम खाती हूँ कि हरिप्रसाद परिवार को राजधानी नगर से मिटा दूंगी। तुम्हें लगता है तुम श्रीमान शर्मा पर हाथ उठा सकते हो? अपनी औकात में रहो। मेरा सुझाव है कि तुम कोई हरकत न करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसे निर्माण श्रमिक के लिए इतनी औरतें तुम्हारे लिए लाइन लगाएंगी, लेकिन तुम तीनों मुझे छू भी नहीं सकती। उसे पकड़ो। मैं देखना चाहूंगी कोई कोशिश करे। जब मैं चाहता हूं कि कोई मर जाए तो वह मर जाता है। रुको। मैं शर्त हार गया। मैं चुकाऊंगा। तुम इसका मेरे पिताजी से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं या मेरे पैर तोड़ दो तो ठीक है, बस मेरे पिताजी को जाने दो। अर्जुन शर्मा, उठ खड़े हो। अगर तुम्हें घुटने टेकने हैं तो सिर्फ अपने पिताजी के सामने टेको, सिर्फ अपनी दादी के सामने टेको, किसी और के सामने कभी नहीं। पिताजी, वह राजधानी नगर के हरिप्रसाद परिवार से है। उसने अभी शिखर समूह के साथ एक डील लैंड की है। अगर वह चाहता है कि तुम मर जाओ तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अरे बदतमीज, तेरे खुदा के लिए, क्या तुझे पता भी है शिखर समूह क्या है? माँ, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मुझे मारो, बस मेरे पोते को जाने दो। दादी उठ जाइए, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तुम दोनों अभी उठो। तो तुम ही वह हो जो दया की भीख मांग रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि भीख मांगने के लिए घुटने टेकना और झुकना पड़ता है? तो अगर मैं घुटने टेकूं और झुकूं तो क्या तुम मेरे पिता को जाने दोगे? तो घुटने टेको। ओह, और एक बात, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे विनती करो कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को छोड़ दूं, समझे? श्रीमान हरिप्रसाद, श्रीमान हरिप्रसाद, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे परिवार को छोड़ दें। तू यह शरारती बच्चा, अभी उठ। श्रीमान हरिप्रसाद, यह मामला ठीक है, हम इसे बराबर का सौदा मान सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह आदमी 100 बार दंडवत प्रणाम करे और माफी मांगे। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मेरे पिताजी को छोड़ दोगे? क्या मैंने क्या कहा? बेबी, क्या मैंने वो कहा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? मैंने सब कुछ सह लिया है। तुम मुझसे और क्या चाहते हो? मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। उसे खत्म कर दो। बदमाश, अगर खुद श्रीमान हरिप्रसाद भी आ जाएं तो भी वह तुम्हें नहीं बचा सकते। बुरा आदमी, तुम अब भी बकवास कर रहे हो? क्या तुम मेरे पिताजी को यहां नहीं बुलाने वाले थे? क्या तुम सफाया नहीं करने वाले थे हमारे पूरे हरिप्रसाद परिवार का? क्या तुम वही तथाकथित नहीं हो शिखर समूह के सीईओ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी? तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। सुनो समीर हरिप्रसाद, आज सिर्फ तुम ही नहीं हो बल्कि तुम्हारा पूरा हरिप्रसाद परिवार भी खत्म हो जाएगा। वाह, क्या यह दिलचस्प नहीं है? बस मर जाओ। अर्जुन, पिताजी, मुझे बहुत अफसोस है, मैं नहीं हूं। मारा 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 मारा। तो तुम सब मर ही जाओ। इसे तुरंत रोको। मैंने कहा रुको। पिताजी, आप आखिरकार आ गए। यह लड़का सिर्फ सबसे अमीर आदमी होने का नाटक ही नहीं कर रहा है, उसने आपका अपमान भी किया है। मैं ही उसे सबक सिखाने वाला था। मैं ही उसे सबक सिखाने वाला था। आप ही श्रीमान हरिप्रसाद होंगे। अब जब आपको सामने देख रही हूँ तो सच में आपकी शख्सियत बहुत दमदार है। यह मेरी बेटी तारा है, आपकी होने वाली बहू। तो आज की दुल्हन तुम हो? हाँ बिल्कुल। पिताजी, यह सिर्फ दुल्हन नहीं है, यह आपकी बहू भी है। तुम? पिताजी, तुम्हें पता नहीं, यह हमारे हरिप्रसाद परिवार के वारिस को भी संभाल रही है। पिताजी, मैं आपकी बहू हूँ। श्रीमान हरिप्रसाद, आप इन लोगों को देख भी क्यों रहे हैं? एक तो फटेहाल निर्माण श्रमिक है और दूसरा है एक सुंदर लड़का जो औरतों पर पलता है। इन्हें देखकर अपनी नजरें खराब न करें। क्या ऐसा ही है श्रीमान हरिप्रसाद? मैंने हरिप्रसाद निगम के साथ साझेदारी की थी। अपने निजी नाम से मैंने हरिप्रसाद निगम में $50 बिलियन का निवेश किया था, और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पिताजी अब यहाँ हैं। अब भी नाटक कर रहे हो?
पिताजी, क्या हुआ? अभी उठो, जल्दी। अभी मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुम जानते हो वह कौन है? क्या वो सिर्फ एक वह तो बस एक फटेहाल निर्माण श्रमिक है। शुभ है कि तुम्हें चोट नहीं आई, मूर्ख लड़का। मैं पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था, किससे मदद मांग रहा था? शिखर समूह से, ताकि वे हमारे हरिप्रसाद समूह के साथ साझेदारी करें। और यह सब किसके लिए था? मैंने इतने समय से हरिप्रसाद समूह के लिए मेहनत की है और तूने सब बर्बाद कर दिया, शरारती बच्चे। वहां जाकर घुटने टेककर श्रीमान शर्मा से माफी मांग। अगर श्रीमान शर्मा को कुछ भी हो गया तो मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। कृतज्ञ बेटा, तूने सच में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। श्रीमान शर्मा, मैं अंधा था, मैं आपकी महानता को नहीं पहचान पाया। कृपया मुझ पर दया करें। ट्री क्रे 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 क्रे। पिताजी, क्या अलसी मा 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 क्या मा 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 मा। घुटने टेको। अब उसे डर लग रहा है। गॉडफादर, क्या मैं अभी शिखर समूह को सूचित करूं कि हरिप्रसाद परिवार को वही खत्म कर दे? नहीं नहीं श्रीमान शर्मा, आज की सारी गलती हरिप्रसाद परिवार की है। जब तक आप हमें माफ कर सकते हैं तब तक अगर मुझे इस शरारती बच्चे को खत्म भी करना पड़े तो मैं मान लूंगा। श्रीमान हरिप्रसाद, उठिए। अब से मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता। सबसे तेज फ्लाइट बुक करो। इस छोटे बदमाश को सीधे अफ्रीका भेज दो। वह फिर कभी आनंदपुर में कदम नहीं रखेगा। जी नहीं पिताजी, श्रीमान शर्मा, मैं गलत था। अबद्दू आ। धिक्कार लड़की, तूने पूरे देवी परिवार को शर्मिंदा कर दिया। अर्जुन, तुम्हारे लिए कितना अच्छा था। तुमने इतना घिनौना काम कैसे किया? जाओ माफी मांगो अभी। अर्जुन, मुझे पता है मैं गलत थी, बस मुझे समझने दो। समीर ने मुझे मजबूर किया, उसने मुझे नशे में डाल दिया। मैं सच में जानती हूँ मैं गलत थी। कृपया बस मुझे माफ कर दो। उसने तुम्हें मजबूर किया, उसने तुम्हें गर्भवती होने के लिए भी मजबूर किया। तुमने अभी मेरा अपमान किया, उसने तुम्हें मेरे पिता का अपमान करने के लिए भी मजबूर किया। मैं बहुत डर गई थी। डर? मुझे लगता है तुम घबरा गई थी कि समीर तुम्हें छोड़ देगा। तुम तो अपनी कहानी भी सीधी नहीं रख पा रही हो। इतने सालों से मैं अंधा बना हुआ था। मैं अब तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। बाहर निकलो। अर्जुन प्लीज, मैं तुम्हारी माँ होने के नाते तुमसे विनती कर रही हूँ, चिंता मत करो, हम बच्चे को जरूर हटा देंगे। हम इसे अभी कर देंगे। बस करो। जोया, आज से शुरू करके गुप्ता परिवार जब्त कर लेगा देवी परिवार की सारी संपत्ति। और मैं गरिमा सिंह और मैं लीना कपूर, अब से अगर किसी ने देवी परिवार के साथ व्यापार किया तो वो कपूर परिवार का दुश्मन बन रहा है। नहीं नहीं प्लीज, सुश्री गुप्ता, सुश्री कपूर, सुश्री सिंह, मुझे समझाने दो। चुप रहो। अर्जुन, मैं गलत थी। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। ओह, मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए घुटने टेकती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है? अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए घुटने टेक रही हूँ। तुम और क्या चाहते हो? तथ्यों की तो बात ही छोड़ दो। क्या तुम भी गलत नहीं हो? सच तो यही है, तो तुम कह रही हो कि यह अभी भी मेरे पोते की गलती है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने ही बेटे की शादी में आता है, एक निर्माण श्रमिक की तरह कपड़े पहनकर। अगर तुम मुझे नीचा समझती हो तो सीधे कह दो। मेरा अपमान क्यों कर रही हो? इसे ले जाओ। जी सर। लोगों, इन सभी को ले जाओ। अर्जुन, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम इससे बच नहीं पाओगे। दोस्तों, आज जो हुआ वो बस एक बड़ा भ्रम था। मेहमाननवाजी में कमी के लिए माफी चाहता हूँ। अब आप सब घर जा सकते हैं। जोया, आज तुमने और तुम्हारी टीम ने कड़ी मेहनत की। जाओ आराम करो। उमम, श्रीमान शर्मा, मेरा क्या? हरिप्रसाद, मैंने तुम्हें जो काम दिया है उसे पूरा करो। यह तुम्हारे हरिप्रसाद निगम के लिए आखिरी मौका है। जी सर। श्रीमान शर्मा, धन्यवाद मुझे एक और मौका देने के लिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। चलो चलते हैं। पिताजी, यह सब क्या है? पूछो, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं। ऐसा लगता है सुश्री गुप्ता और उनकी टीम ने तुरंत एक प्लान बनाया मेरे पिताजी के लिए झूठ बोलने का। क्या कर रहे हो शरारती बच्चे? कहीं पिटाई से तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं ठीक हूँ पिताजी, बस कुछ खरोंचें आई हैं। बस फिर से ऐसे झूठ मत बोलना। आज किसी और को तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ा। क्या? ठीक है पिताजी, इस बारे में बात खत्म करते हैं।
आज रात अच्छे से साथ बैठते हैं। अरे बदतमीज, मुझे यह बताओ, तुझे आखिर सोचना क्या था? तुझे जाकर समीर हरिप्रसाद के साथ सोने की क्या जरूरत थी? अब देखो तुमने क्या कर दिया। अब तो तुम सबसे अमीर आदमी शर्मा के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकती। क्या पहुंच सकती हो? माँ, अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या बोल रही हैं, तो चुप रहिए। अरे बदतमीज, तू। अरे छोड़ो ना माँ। अभी मेरी बहन ने कहा कि बच्चा समीर हरिप्रसाद का है। आप तो आसमान पर थीं। आपने सबसे अमीर आदमी शर्मा को इतना बुरा भला कहा जैसे कल ही नहीं होगा। सच कहूँ, यह मेरी बहन की गलती नहीं है। मैं तो बस उसके भले के लिए ही सोच रही थी, और अब ये हाल देखो। देवी परिवार का सब कुछ चला गया है। ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? अगर तुम इतनी घमंडी नहीं होती और उनके सामने शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहती, तो क्या अर्जुन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता? क्या हमारा यह हाल होता? ठीक है, तुम दोनों झगड़ा बंद करो। यहाँ एक दूसरे को दोष देने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। ताजा खबर। शिखर समूह के सीईओ, आनंदपुर के सबसे अमीर आदमी श्रीमान शर्मा ने राजधानी नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या? अपनी 2026 की रणनीतिक रोड मैप की घोषणा करने जा रहे हैं। सबसे अमीर आदमी श्रीमान शर्मा राजधानी नगर में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये लाइव प्रसारण है ना? एक सेकंड रुको, मुझे हिसाब लगाने दो। राजधानी नगर से हमारे नदी नगर तक सड़क से कम 12 घंटे लगते हैं। यहाँ तक कि हवाई जहाज से भी कम 3 घंटे लगते हैं। हम अभी श्रीमान शर्मा से लड़ाई करके आए हैं और वे पहले से ही राजधानी नगर में किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हैं। अच्छा, अब समझ आया। तुम सब मूर्ख हो क्या? यह राजेश शर्मा, यह पूरा धोखेबाज है। उसने हमें हमेशा से झूठ बोला है, और देखो उसने हमारे साथ क्या किया है। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उस जैसे गंदे मजदूर ने हमारे साथ ऐसा किया। हाँ, शायद श्रीमान हरिप्रसाद भी उसके झांसे में आ गए थे, इसीलिए उन्होंने उसकी तरफ से बात की। बस यही बात है। ये राजेश शर्मा और ये अर्जुन शर्मा, मैं तुमसे इसका हिसाब चुकता करवाऊंगी। अर्जुन शर्मा, तुमने मुझे जो अपमान दिया है, मैं तुमसे उसका हिसाब चुकता करवाऊंगी 1000 गुना ज्यादा। इसका मतलब क्या था? अब हम सभी एक ही तरफ हैं। बस मुझे बताओ क्या हुआ है। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। अर्जुन, क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है? बस एक छोटी गिरावट, कुछ गंभीर नहीं है। मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने दो। अरे अर्जुन, और यह कौन है? वह मेरी कॉलेज की सहपाठी है। ओह, मुझे यकीन नहीं है कि यह इतना सीधा है। आज तुम्हारी शादी होनी थी, नहीं? आखिर क्या हुआ? हाँ, उसने शादी रद्द कर दी। वह फिर से मार्केट में है। क्या? लेकिन अर्जुन, नेहा तुम्हें ढूंढने बहुत आ रही है। उस समय जब तुम तारा के साथ थे, मैंने सोचा कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम और मेरे बीच मैं हमेशा सोचती थी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दादी, बस करो। तो तुम और दादी पहले से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, तो मैं अकेला ही अंधेरे में रह गया। श्रीमान शर्मा, हम पहले मिले हैं। आप बस मुझे याद नहीं रखते, बस यही है। अरे हाँ, अब मुझे याद आया। तुम्हारा मतलब वह लड़की है जो स्कूल के दिनों में हमारे घर हमेशा आती रहती थी। हाँ, बिल्कुल ठीक। उन दिनों तुम और अर्जुन शायद ही कभी घर पर होते थे। नेहा वो थी जो शहर से आती थी मेरी देखभाल करने के लिए। इस बारे में मेरी बात मानो, वे दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। अर्जुन, तुम उसकी दयालुता को हल्के में मत लेना। देखो कितनी अच्छी तरह वह लड़की तुम्हारे साथ व्यवहार करती है, और उसका दिल भी बहुत अच्छा है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। अरे छोड़ो भी, बकवास बंद करो। अरे श्रीमान शर्मा और दादी बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहे हैं। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। मैं श्रीमान शर्मा, मैंने अर्जुन और दादी को सुना है आपके बारे में बहुत कुछ कहते। उन्होंने कहा कि आपने अर्जुन को अकेले पाला और दादी की भी देखभाल की, जो आसान नहीं रहा होगा। आप सचमुच एक अच्छे इंसान हैं। दरअसल अगर आपको आपत्ति ना हो, मेरी माँ भी अकेली है। मैं आप दोनों को मिलाना चाहूंगी। क्या? ये बहुत अच्छा विचार है। नेहा, मेरी माँ का देहांत तब हुआ था जब मैं छोटा था, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पिता अकेले बूढ़े हों। बदमाश, क्या बकवास बक रहा है तू? पिताजी, माँ को इतने लंबे समय से गुजरे, आपको वाकई आगे बढ़ना चाहिए। फिर तय हो गया। कल मैं अर्जुन को अपनी माँ से मिलवाने ले जाऊंगी। आप भी हमारे साथ चलिए। श्रीमान शर्मा, मैं आप दोनों को मिला दूंगी। ये दोनों बच्चे। मैं आपत्ति करता हूँ। तो यही है वो लड़का जिस पर तुम्हारा दिल आ गया है? तुम एक निर्माण श्रमिक के बेटे को डेट कर रही हो? विजय, मैं किसको पसंद करती हूँ और किसके साथ हूँ, यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। नेहा, हमारा परिवार, वर्मा परिवार, राजधानी नगर में एक प्रमुख परिवार है, और तुम एक निर्माण श्रमिक के बेटे को डेट कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है इससे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का क्या होगा? राजधानी नगर का वर्मा परिवार
अरे रुको, यह एक गलतफहमी है, गलतफहमी है, गलतफहमी है, गलतफहमी है। नहीं, यह गलतफहमी नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी जिंदगी के बाकी हिस्से में मैं उसी से शादी करूंगी और किसी और से नहीं। तुम तारा से तो अलग हो चुके हो, मुझसे शादी करने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। तुम हेलो श्रीमान हरिप्रसाद। हाँ, मैं अभी आता हूँ। मुझे अभी कुछ जरूरी मामलों पर ध्यान देना है। जब मैं वापस आऊंगा तब इसका हिसाब करेंगे। अगर तुम इस लड़के से शादी करने की इतनी जिद कर रही हो तो उसे घर ले आओ। देखते हैं कि वह माँ को पहले मना लेता है या नहीं। ठीक है, मैं न सिर्फ अर्जुन को घर लाऊंगी बल्कि श्रीमान शर्मा को भी हमारी माँ से मिलवाऊंगी। नेहा, अपने समय में माँ आखिरकार राजधानी नगर की नंबर 1 खूबसूरती थी और अब वह वर्मा परिवार की मुखिया है। तुम घर एक निर्माण श्रमिक ले आती हो। तुम्हें सच में लगता है माँ मंजूर करेंगी? अर्जुन, विजय का ऐसा बर्ताव देखकर तुम्हें उसके घमंडी चेहरे पर थप्पड़ मारने का मन नहीं करता? हाँ, मैं बिल्कुल उसके घमंडी चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता हूँ। पिताजी, आप हमारे साथ चलिए। चलिए, नेहा की माँ को मना लेते हैं। ये 2 बच्चे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह सुलेख का टुकड़ा मैंने इसे लाने के लिए अपने एक दोस्त से कहा था और इसे पाने में काफी मुश्किल हुई। इसे पिंगान सुलेख कहा जाता है। आज इसे ले लो और मेरी माँ को दे दो, वह बहुत खुश हो जाएगी। ये ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो इसे ले लो, अगर नहीं है तो बस ऐसे ही कह दो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। नेहा, अर्जुन बस थोड़ा शर्मीला है, लेकिन मैं वादा करता हूँ उसे तुम पसंद हो। बेटा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसकी दयालुता बर्बाद मत करो। ओह हाँ, श्रीमान शर्मा, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते? मैं आपका परिचय अपनी माँ से कराना चाहूंगी। चिंता मत करो नेहा, मेरे पिताजी जरूर जाएंगे। लगता है कोई दरवाजे पर है, मुझे देखने दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ तय हो गया? सब कुछ चल रहा है। मैं श्रीमान शर्मा को निराश नहीं करूंगा। ओह, वैसे यह राजधानी नगर के एक बॉस की तरफ से है जो एक बहुत ही होनहार ग्रुप चलाते हैं। उन्होंने इसे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में भेजा है। यह विचारशील है। उनकी अच्छी देखभाल करना सुनिश्चित करो। खैर, मुझे तो अब जाना चाहिए। ठीक है। पिताजी, वह कौन था? ओह, बस एक दोस्त, बस जल्दी से बात करने आया था। देर हो रही है, चलो चलते हैं। चलो पिताजी, हम माता पिता से मिलने जा रहे हैं। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ रहा। चलो चलते हैं। माँ, तारा, राजेश शर्मा और अर्जुन शर्मा दोनों वर्मा परिवार के घर गए हैं। मैंने सुना है कि वे माता पिता से मिलने जा रहे हैं। क्या? तो अर्जुन ने मुझे छोड़ दिया और तुरंत वर्मा परिवार से चिपक गया? यह जरूर राजेश शर्मा ही होगा जिसने वर्मा परिवार को बेवकूफ बनाया है। नहीं, हम अभी वर्मा परिवार के घर जा रहे हैं। मैं उस निर्माण श्रमिक और उसके बेटे को सफल नहीं होने दूंगी। नहीं तो मेरी बात याद रखना, वे जरूर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। माँ, हाँ, तुम लौट आए हो। अम्मा, यह मेरा बॉयफ्रेंड है, अर्जुन शर्मा। दरअसल हम बदमाश, जाओ अपनी आने वाली सास को प्रणाम करो। नमस्ते महोदया। नमस्ते। और यह अर्जुन के पिता हैं, हावर्ड लॉसन। श्रीमान शर्मा। आपसे मिलकर खुशी हुई। कृपया बैठिए। तुम अपने पापा को भी साथ ले आई हो माता पिता से मिलवाने। नेहा, कोई भी देखे तो वह सोचेगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी भी माँ का लाडला है। सामर, अपनी जुबान संभाल कर। कोई बात नहीं, वह बस एक बच्ची है। बच्चों से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे बोलते समय सावधानी बरतें। मैं तो बस चिंतित था अर्जुन की, इसलिए मैं साथ आ गया। महोदया, चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, मैंने सुना है आप सुलेख और पेंटिंग के बारे में काफी जानकार हैं। मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए यह पिंगान सुलेख का टुकड़ा लाने में। यह पिंगान सुलेख काफी मूल्यवान है। तुमने बहुत सोचा अर्जुन। मैंने सुना है ये पिंगान सुलेख लाखों डॉलर की है। अर्जुन तो पैसे उड़ा रहा है, तो तुम ठीक ठीक कहाँ काम करते हो? अरे सामर, रहने दो, बस उसके पापा के कपड़े देखो। मैं पहले ही समझ गई, ये तो निर्माण श्रमिक होंगे। निर्माण श्रमिकों को कब से इतने पैसे मिलने लगे? लाखों की पेंटिंग ऐसे ही गिफ्ट कर दी। 200। अरे नेहा, क्या होगा अगर ये दोनों निर्माण श्रमिक हमारी माँ को बेवकूफ बनाने के लिए नकली पेंटिंग लेकर आए हों? सुमन, तुम क्या बकवास कर रही हो? भले ही हम कोई गिफ्ट न लाएं, लेकिन माँ को धोखा देने के लिए हम कभी नकली चीज नहीं लाएंगे। तो फिर मुझे बताओ, एक निर्माण श्रमिक जो महीने के कुछ हजार ही कमाता है, इतनी महंगी सुलेख कैसे खरीद सकता है? तुम रुको, कुछ तो गड़बड़ है।
अर्जुन को यह कैसे पता चला कि माँ को पिंगान सुलेख पसंद है? क्या तुमने उसके लिए खरीदा था? सुमन, तुम विजय की पत्नी जरूर हो, लेकिन अर्जुन मेरा खुद का बॉयफ्रेंड है। वर्मा फैमिली का बिजनेस तुम्हारी बात का मुद्दा नहीं है। तो बस करो। अर्जुन, अगर तुम्हें छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो अभी उस स्क्रॉल को खोलो और सबको खुद देखने दो। जाओ, इसे खोलो। अगर यह पेंटिंग नकली निकली तो मैं, राजेश शर्मा, इसकी कीमत का 10 गुना चुकाऊंगा। तुम अपने आप को कौन समझती हो? 10 गुना कीमत? तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? तुम पूरी जिंदगी ईंटें ढोते रहो, तब भी इतना नहीं कमा पाओगे। यह पिंगान सुलेख नहीं है, यह तो। देखा, मैंने क्या कहा था? अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत देखो, मेरी माँ को धोखा देने के लिए नकली चीज देने की हिम्मत। यह तो नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने गलत तो नहीं ले ली ना? यह सही नहीं हो सकता। घर पर तो बस एक ही पेंटिंग थी, हम गलत कैसे ले सकते हैं? रुको, यह राजधानी नगर के एक बहुत ही होनहार ग्रुप चेयरमैन की तरफ से है। आपके लिए एक छोटा सा आभार प्रकट करने का तरीका है। अच्छा, बहुत सोच विचार किया है। उनका खास ख्याल रखना। फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। तुमने उसे कॉफी टेबल से लिया था, है ना? हाँ। तो तुमने गलत वाली ले ली। बहाने मत बनाओ, तुम्हारी तरह के निर्माण श्रमिक। मेरी राय में तो तुमने नेहा द्वारा खरीदा गया असली पिंगान सुलेख रखने की कोशिश की और इसीलिए तुम जानबूझकर नकली लेकर आए हमें धोखा देने के लिए। मेरे पिताजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। तुम तो बस एक निर्माण श्रमिक के बेटे हो। तुम तो अपने ही बेकार बूढ़े आदमी का साथ दोगे। यह पेंटिंग पिंगान सुलेख तो नहीं हो सकती, लेकिन इसकी कीमत उससे कम नहीं, शायद ज्यादा ही है। तुम्हें लगता है तुम कौन हो? तुम्हें पता भी है पिंगान सुलेख की कीमत कितनी है? कम नहीं। क्या बकवास है? तुम्हें लगता है ये तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट का सीमेंट है? पिताजी सुनिए, पिंगान सुलेख लाखों डॉलर की है। हमारे घर में ऐसी कौन सी पेंटिंग है जो उससे भी ज्यादा कीमती हो? ज्यादा कीमती है या नहीं, प्रिया को दिखाने के बाद ही पता चलेगा। नेहा, मेरे पिताजी ऐसे ही हैं। वह हमेशा डींगे हाँकते रहते हैं। अगर हम गलत पेंटिंग ले आए हैं तो मैं घर जाकर सही वाली ले आता हूँ। माँ, मुझे लगता है हम गलत सुलेख और पेंटिंग ले आए हैं। कृपया इसे अभी के लिए संभाल कर रखें। मैं बाद में आपके लिए सही वाली ले आऊंगी। सुनो नेहा, इस निर्माण श्रमिक के बेटे के लिए बहाने बनाना बंद करो। यह नकली है, यह असली नहीं हो सकती। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले छुपाने की, वह सच से भाग नहीं सकता कि वह बस एक निर्माण श्रमिक है। इसकी कीमत कम से कम इतना तो है ही, शायद और भी ज्यादा। बस श्रीमती वर्मा को एक बार देखने दीजिए। ठीक है पिताजी, बस करिए। श्रीमती वर्मा, यहाँ एक गलतफहमी हुई है। हम गलत पेंटिंग ले आए हैं। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। मैं घर जाकर आपके लिए सही वाली ले आता हूँ। यह पिंगान सुलेख नहीं है, यह तो। तुमने सुना मेरी बात? अपना कचरा लेकर यहाँ से निकल जाओ। मेरी माँ को तुम्हारी हिम्मत है परेशान करने की। सावधान, अगर तुमने इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाया तो मुझे शक है कि तुम इसकी कीमत चुका पाओगे। एक निर्माण श्रमिक की सुलेख और पेंटिंग? तुम्हें लगता है मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकती? अगर मैं इसे अभी फाड़ भी दूं तो तुम क्या कर लोगे? रुको। माँ, आपने मुझे क्यों मारा? अच्छी तरह देखो, तुम्हारे हाथ में क्या है? इसकी कीमत $300 मिलियन है। यह माउंट वानसुई पेंटिंग है। हैं? माउंट वानसुई पेंटिंग? यह सुलेख और पेंटिंग कहा जाता है कि इसे एक प्रसिद्ध कलेक्टर ने खरीदा था। उस समय इसकी कीमत $300 मिलियन थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज मुझे वास्तव में प्रामाणिक टुकड़ा देखने को मिलेगा। माँ, वह तो बस एक निर्माण श्रमिक है। वह असली मास्टरपीस कैसे खरीद सकता है? तुम्हें जरूर कुछ दिख रहा है। तुम्हें क्या पता? यह माउंट वानसुई पेंटिंग, मैंने इसका 1 साल से अधिक समय तक अध्ययन किया है। मैं गलत नहीं हो सकती। श्रीमान शर्मा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको यह पेंटिंग कहाँ से मिली? तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है प्रिया। एक दोस्त ने मुझे दी थी। अगर तुम्हें पसंद है तो यह तुम्हारी है। ओह, मुझे है। सच में है। नेहा, तुम्हें सही में चुनना आता है और संबंधी भी बहुत अच्छे लगते हैं। माँ, श्रीमान शर्मा बहुत अच्छे हैं। माँ, क्या तुम हमेशा नहीं कहती थी कि तुम अकेली हो? तुम दोनों एक साथ बिल्कुल परफेक्ट रहोगे। यह सही है श्रीमती वर्मा। मेरे पापा को एक मौका क्यों नहीं देती? परिवार में 2 शादियां। अपनी जबान संभाल। क्या बकवास बक रहा है, शरारती बच्चा? वह पेंटिंग जरूर चोरी की हुई है। माँ, तुम बस करो। मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार कर दिया है। तुम्हें बेलगाम छोड़ दिया। हमारे मेहमान यहाँ इतनी देर से हैं और उन्हें चाय तक नहीं पेश की गई। जाओ, मेरी बेहतरीन उलोंग चाय बनाकर लाओ उनके लिए। अभी जाओ। क्या हुआ? क्या बकवास है? क्या यह वह माउंट वानसुई पेंटिंग नहीं है जो मैंने अरबपति श्रीमान को दी थी?
विजय, क्या तुम मुझे बता रहे हो यह माउंट वानसुई पेंटिंग तुम्हारी तरफ से अरबपति श्रीमान को दिया गया तोहफा था? क्या चल रहा है? माँ, हमारी कंपनी सार्वजनिक होने वाली है ना? पर हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। मैंने सुना कि अरबपति श्रीमान सुलेख और पेंटिंग का दीवाना है, तो मैंने एक बड़ी रकम खर्च की यह पेंटिंग खरीदने में। एक दोस्त से उन्हें भिजवाया, बस उनसे मिलने का मौका पाने के लिए। समझ गई। चूंकि असली वाला मेरे प्रिय ने पहले ही दे दिया था, तो यह वाला सस्ती नकल ही होगी। यह नकली नहीं हो सकती। अरे माँ, बस इसे देखना बंद करो। वह असली चीज खरीदने का खर्च कैसे उठा सकता है? अपने बचाव में और क्या कहना है तुम्हें? चिंता मत करो श्रीमती वर्मा, मैं गारंटी देता हूं कि यह पेंटिंग एक प्रामाणिक टुकड़ा है। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। माँ, तुम इस पर कैसे विश्वास कर सकती हो? निर्माण श्रमिक पर? वह बस एक निर्माण श्रमिक है। वह माउंट वानसुई पेंटिंग कैसे बना सकता है? वह दोस्त जिससे तुमने मदद मांगी, क्या उसका उपनाम हरिप्रसाद है? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि यह पेंटिंग उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुझ तक पहुंचाई गई थी। फिर क्या तुम सबसे अमीर आदमी शर्मा हो? वह कोई अरबपति नहीं है, वह बस एक निम्न स्तर का मजदूर। तुम कौन हो? हम नदी नगर के देवी परिवार से हैं। हमारा गुप्ता परिवार के साथ साझेदारी होनी थी, लेकिन इस निर्माण श्रमिक ने सब बर्बाद कर दिया। बिल्कुल सही, मुझे उससे शादी करनी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैंने श्रीमान गुप्ता का डील गंवा दिया, उसने सगाई तोड़ दी। समझ गई। वह बस एक झूठा धोखेबाज निर्माण श्रमिक है। तुम गंवार लोगों की हिम्मत देखो, सबसे अमीर आदमी बनने का नाटक कर रहे हो। तुम अर्जुन की पूर्व मंगेतर होगी। तो क्या हुआ? मत बताना कि तुम्हें लगता है तुमने कोई अमीर आदमी पा लिया है। एक बात सुन लो, अर्जुन शर्मा बस एक बेकार का भला आदमी है। मुझे परवाह नहीं, तुम्हारा अर्जुन के साथ जो भी गलतफहमी रही हो, मुझे यकीन है वह वैसा आदमी नहीं है जैसा तुम बता रही हो। राजेश शर्मा, तुमने शादी में सबसे अमीर आदमी शर्मा बनने का नाटक किया, लेकिन असली सबसे अमीर आदमी शर्मा इस वक्त राजधानी नगर में मीटिंग में है। अच्छा, उस बारे में? पिताजी, पिछली बार आपकी किस्मत अच्छी थी और आपने श्रीमान हरिप्रसाद से निपट लिया। आप फिर वही नाटक नहीं कर सकते। हम इन लोगों को नाराज नहीं कर सकते। अरे शरारती बच्चे, तुम्हें अपने पिता पर भी यकीन नहीं है? मुझे यकीन है, मैं इसे संभाल लूंगा। अर्जुन, तुम्हारे पिताजी ने सबसे अमीर आदमी बनने का नाटक किया और तुमने श्रीमान हरिप्रसाद को नाराज कर दिया। आज हम हिसाब चुकता करेंगे। तुमने ही मुझे धोखा दिया और अपमानित किया, और अब तुम हिसाब चुकता करना चाहते हो। मैं आज यही हूँ, देखते हैं तुम मेरे साथ यह हिसाब कैसे चुकाते हो। तुम तो बस एक निम्न स्तर का मजदूर हो। तुम्हें बस एक बार किस्मत ने साथ दिया और तुम श्रीमान हरिप्रसाद को बेवकूफ बना पाए। देखते हैं क्या आज भी तुम्हारे पास वैसी ही किस्मत है। शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, अरबपति श्रीमान युवा मालिक का उत्तराधिकार समारोह तैयार कर रहे हैं। माँ, वह बस एक निर्माण श्रमिक है, उसे कैसे पता चलेगा हमारे हाई सोसाइटी के समाचारों के बारे में? मैंने सुना है यह उत्तराधिकार समारोह टॉप टियर है। जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं वे सभी बड़े उद्योगपति और सीईओ हैं। मैंने भी सुना है यह युवा मालिक, तुम्हें पता है, अभी भी नहीं जानता कि वह युवा मालिक है। वह अभी भी पूरी तरह से अंधेरे में है। बिल्कुल सही। यह आनंदपुर का सबसे एक्सक्लूसिव बैंक्वेट है और हमारा देवी परिवार भी उत्तराधिकार समारोह में शामिल होगा। समीर हरिप्रसाद मेरे मंगेतर हैं। क्या ऐसी कोई चीज है जो मेरे पास नहीं हो सकती? क्या तुम कह रही हो कि श्रीमान हरिप्रसाद का बेटा तुम्हारा मंगेतर है? तो तुम कह रही हो कि तुम युवा श्रीमान शर्मा और अरबपति श्रीमान को जानती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें कोई रास्ता ढूंढने में मदद कर सकती हो उत्तराधिकार समारोह के लिए निमंत्रण पाने का? हमारा वर्मा परिवार भी युवा मालिक को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहेगा। शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन ये निमंत्रण आसमान छूती कीमत पर बिक रहे हैं। सच है, हमें बस श्रीमान हरिप्रसाद से खबर का इंतजार करना होगा। क्या तुम्हें अभी तक अपने निमंत्रण नहीं मिले? क्या मैंने श्रीमान हरिप्रसाद जी से नहीं कहा था कि इसे व्यवस्थित करें? वह श्रीमान हरिप्रसाद हर बार टालमटोल करता है। ठीक है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तुम इंतजाम करोगे? किससे? एक फोन कॉल से? उसे फोन करने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि उसकी आस्तीन में किस तरह का जादू है। अर्जुन, सबसे अमीर आदमी बनने का नाटक करने से ज्यादा तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे और तुम्हें आनंदपुर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। तुम संभालोगे? तुम अभी भी हमारे वर्मा घर में खड़े हो। यह सिर्फ नेहा के सम्मान के कारण है। यहाँ ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेटा, इस बार तुम्हारा बूढ़ा आदमी तुम्हें हिम्मत करना सिखाएगा। पिताजी, बस करो। उसे फोन करने दो। वह सिर्फ एक गंदा मजदूर है। मैं देखना चाहती हूँ कि वह निमंत्रण कैसे हासिल करेगा। अभी वर्मा परिवार के लिए कुछ जगहें ठीक करो ताकि वे उत्तराधिकार समारोह में शामिल हो सकें। अब भी वही नाटक कर रहा है। सब देखो, इसी तरह उसने श्रीमान हरिप्रसाद को बेवकूफ बनाया था। अर्जुन, शादी में तुम्हारे निर्माण श्रमिक पिता को बस किस्मत मिल गई थी, बस इतना ही। तुम सच में नहीं सोचते कि तुम सबसे अमीर आदमी के बेटे हो, है ना?
मैं तुम्हें बता दूं, सपने देखना बंद करो। नेहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम अभी भी इस निर्माण श्रमिक पर विश्वास कैसे कर सकती हो? तुम उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन मैं करती हूँ। श्रीमान हरिप्रसाद, नमस्ते, सबसे अमीर आदमी शर्मा। वर्मा परिवार के लिए कुछ निमंत्रण तैयार करवाओ अभी, ताकि वे उत्तराधिकार समारोह में शामिल हो सकें। मेरा मतलब है अभी। जी जी, मैं इसे तुरंत करवाता हूँ। समझ गया समझ गया। श्रीमान हरिप्रसाद, जवाब 2। हेलो श्रीमान हरिप्रसाद, 1। हाँ जी, धन्यवाद श्रीमान शर्मा। धन्यवाद श्रीमान हरिप्रसाद। धन्यवाद। श्रीमान हरिप्रसाद ने क्या कहा? श्रीमान हरिप्रसाद ने कहा कि श्रीमान शर्मा ने खुद उन्हें हिदायत दी कि वर्मा परिवार को निमंत्रण दें, और श्रीमान हरिप्रसाद पहले से ही हमें देने के लिए रवाना हो गए हैं। अरे बाप रे, सबसे अमीर आदमी शर्मा ने खुद हमें बुलाया। कितना बड़ा सम्मान है। विजय, क्या यह सच है? तुम्हें यकीन है? बिल्कुल यकीन है। रुको, तुम्हारा नाम है राजेश शर्मा? ये सबसे अमीर आदमी का नाम भी शर्मा है क्या? यह हो सकता है? पिताजी, तुम इतना हंगामा क्यों है? क्या मैंने तुम्हें बहुत पहले नहीं बताया था? हम अभी भी नाटक कर रहे हो। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम इससे कैसे बचने की योजना बना रहे हो। श्रीमान वर्मा, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप सबसे अमीर आदमी शर्मा को एक माउंट वानसुई पेंटिंग देंगे? हाँ। तुम्हें पता है मैं क्या सोचती हूँ? सबसे अमीर आदमी शर्मा आपका गिफ्ट बहुत पसंद किया होगा, इसलिए वर्मा परिवार को निमंत्रण दिया है। हम सभी जानते हैं यह माउंट वानसुई पेंटिंग एक बेहतरीन मास्टरपीस है। बेशक सबसे अमीर आदमी शर्मा को यह पसंद आया, तो इसलिए उन्होंने आपके परिवार को बुलाया उत्तराधिकार समारोह में। हाँ, ये $300 मिलियन की पेंटिंग। और सोचो, मैं गलती से उस निर्माण श्रमिक को सबसे अमीर आदमी समझ बैठा। कितनी शर्मिंदगी। देखा, यह निर्माण श्रमिक पूरा झूठा है। सोचिए श्रीमान वर्मा, सबसे अमीर आदमी शर्मा आपका गिफ्ट पहले ही ले चुके हैं और निमंत्रण आने वाला है। इससे क्या पता चलता है? इसका मतलब ये माउंट वानसुई पेंटिंग इस निर्माण श्रमिक की नकल है, श्रीमती वर्मा को बेवकूफ बनाने के लिए। मैं श्रीमान शर्मा पर भरोसा करती हूँ। माँ, आप क्या सोच रही हैं? आप इस निर्माण श्रमिक पर भरोसा कैसे कर सकती हैं? मैं अर्जुन पर भी भरोसा करती हूँ। और आप उस पर भरोसा क्यों करें? इस नकली चीज पर, इस जाली चीज पर? राजेश, आज आप सबसे अमीर आदमी शर्मा से टकरा गए। सोचो नहीं कि आप बच जाएंगे। उम्मीद है तुम अभी भी इतने ही घमंडी रहोगे जब पैसे चुकाने का वक्त आएगा। अरे गंदे मजदूर, अभी भी अकड़ दिखा रहा है। बस तुम इंतजार करो, जब तुम घुटनों के बल गिड़गिड़ाओगे, उम्मीद है तुम्हारी यह जबान अभी भी इतनी ही तेज रहेगी। अर्जुन शर्मा, आज वह दिन है जब तुम और तुम्हारे निर्माण श्रमिक पिता का अंत होगा। वर्मा परिवार कब से तुम जैसों के आदेश मानने लगा? मेरे मेहमान का अपमान करने की हिम्मत। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। पिताजी, छोड़ दीजिए। आपको प्रिया आंटी को संभालने देना चाहिए। वर्मा परिवार की कमान तो वही संभाल रही हैं। दो नेहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि हालात इस तरह बिगड़ जाएंगे। अपना कहा बरती कृपानदार में। अरे बेटा, डर लग रहा है? तेरा बूढ़ा बाप अभी भी यहीं खड़ा है। पिताजी, अभी चुप रहिए। आप हरिप्रसाद परिवार को नाराज कर चुके हैं। क्या शिखर समूह को भी नाराज करना चाहते हैं? अर्जुन शर्मा, एक बात सुन लो। एक निर्माण मजदूर को पिता के रूप में पाना तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। सच कहूँ तो तुम्हारा तब हमारे परिवार में शादी नहीं हुई। यह एक वरदान था, नहीं तो हमारा देवी परिवार तुम्हारे परिवार के साथ डूब जाता। बिल्कुल सही श्रीमान वर्मा, यह देखिए ना, पहले तो ये अर्जुन शर्मा आपकी बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, अब ये राजेश शर्मा आपकी माँ पर बुरी नजर डाल रहा है। आपको इसका हल निकालना चाहिए, नहीं तो वर्मा परिवार का मुंह कैसे बचेगा? जब श्रीमान हरिप्रसाद यहाँ आएंगे और अगर उन्हें बुरा लगा तो वर्मा परिवार को कैसी कीमत चुकानी पड़ेगी? श्रीमान हरिप्रसाद को अभी खबर मिली है, सुनीता और उसका परिवार वर्मा परिवार के यहाँ है। क्या? देवी परिवार ने पहले ही मेरा काफी नुकसान कर दिया है। वे अब क्या करने जा रहे हैं? चलो, मुझे 1 मिनट में वर्मा परिवार के यहाँ पहुँचाओ। नेहा, यहाँ आओ, जल्दी करो और इस निर्माण श्रमिक से संबंध तोड़ो अभी। मुझे अर्जुन पर विश्वास है और मुझे श्रीमान शर्मा पर विश्वास है। तुम वर्मा परिवार को मुश्किल में डाल रहे हो। श्रीमान वर्मा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जैसे ही सबसे अमीर आदमी शर्मा यहाँ आएगा, सब खत्म हो जाएगा। गार्ड, इन धोखेबाजों को बाहर निकाल दो। देखते हैं कौन उन पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। श्रीमान वर्मा, अब फैसला करो। जब श्रीमान हरिप्रसाद आएंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। गार्ड, इन्हें ले जाओ। रुको, मैं अपने पापा को लेकर जा रहा हूँ। अरे तुम छोटे परी, अब भी अपने पापा के पीछे सफाई करने की कोशिश कर रहे हो क्या? उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम मेरे बेटे पर हाथ उठाने का हक नहीं रखते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? श्रीमान वर्मा, इस कचरे को अभी हटा दो या तो बहुत देर हो जाएगी। तुम देखते हैं ये क्या है? यह उत्तराधिकार समारोह का निमंत्रण है।
यह तुम्हारे वर्मा परिवार का बहुत समय से मांगा गया निमंत्रण है। क्या तुम्हारे पास सच में निमंत्रण है? अब तुम जानते हैं हमारे देवी परिवार का स्थान, सही? जब तक हम उत्तराधिकार समारोह में हैं और सबसे अमीर आदमी शर्मा से मिलते हैं, हमारा देवी परिवार ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे देवी परिवार ने निमंत्रण कैसे प्राप्त किया, लेकिन तुम्हें उत्तराधिकार समारोह में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं है। तुम सोचते हो तुम कौन हो? विजय, उन्हें अभी यहाँ से हटा दो। शायद हमारा देवी परिवार तुम्हारे वर्मा परिवार को एक हाथ भी दे देगा। नेहा, माँ, मैं ये सब वर्मा परिवार के लिए कर रहा हूँ, मुझे दोष न दो। उन्हें हटा लो। मैं देखना चाहता हूँ कि किसी की हिम्मत होती है। आगे बढ़ो। तुम सब क्या कर रहे हैं? श्रीमान हरिप्रसाद, आप आ ही गए। श्रीमान हरिप्रसाद, मुझे याद है, मैं तारा की माँ हूँ, याद है? श्रीमान हरिप्रसाद, पहले हमारी एक गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब सब साफ हो गया है। बिल्कुल सही श्रीमान हरिप्रसाद, यह निम्न स्तर का मजदूर सबसे अमीर आदमी बनने का नाटक करके आपको धोखा देने की हिम्मत कर रहा है। हम इन्हें अभी बाहर निकालने ही वाले थे। इंद्रीस, बिल्कुल सही। श्रीमान हरिप्रसाद, क्या हो रहा है? क्या मतलब? ऐसा लगता है पिछली बार मैंने देवी परिवार को जो सबक दिया था वह उनकी समझ में नहीं आया। नहीं श्रीमान हरिप्रसाद, यह आदमी एकदम झूठा है। ये सबसे अमीर आदमी शर्मा बिल्कुल नहीं है। इसे आपको धोखा देने मत दीजिए। चुप रहो। श्रीमान हरिप्रसाद, यह क्या है? मेरी माँ आपकी आने वाली संबंधी है, आपको पता है। मेरे साथ रिश्तेदारी जताने की कोशिश भी मत करो। मेरे पास देवी परिवार जैसे रिश्तेदार नहीं है। श्रीमान हरिप्रसाद, कृपया नाराज न हो। हम इस दयनीय बाप बेटा को आपके लिए अभी बाहर निकाल देते हैं, बस शांत हो जाइए। मेरे ख्याल से जिन्हें बाहर जाना चाहिए वो हैं देवी परिवार, चाहे वो राजधानी नगर हो या नदी नगर। अब से देवी परिवार के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। आखिर हो क्या रहा है? इन्हें अभी बाहर निकालो। श्रीमान हरिप्रसाद, मेरी बात सुनिए। श्रीमान हरिप्रसाद, श्रीमान हरिप्रसाद। अब से आसानी से विश्वास मत करना दूसरों की बातों पर। तुम सही और गलत में फर्क भी नहीं कर पाते। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं श्रीमान हरिप्रसाद। बात मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ये महाशय मेरे उपकारकर्ता हैं। अब से इनका आदर करना। जी श्रीमान हरिप्रसाद, देखिए, इस सब से पहले मैं भी गुमराह हो गया था। बस एक बड़ी गलतफहमी थी। यह श्रीमान शर्मा ने खास तौर पर तैयार करवाया है आपके वर्मा परिवार के लिए निमंत्रण के रूप में। लो। ठीक है, चूंकि यहाँ अब और कुछ नहीं है, मैं अब वापस चलता हूँ उत्तराधिकार समारोह की तैयारी के लिए। रास्ते में संभल कर जाना। श्रीमान शर्मा, बच्चे लाइन से बाहर हो गए थे, कृपया उनसे नाराज मत होइए। कोई बात नहीं, आखिरकार वे बस बच्चे हैं। ठीक है, बातें बहुत हो गईं। ऐसे में चलो उत्तराधिकार समारोह में चलते हैं। राजेश शर्मा, अर्जुन शर्मा, वो दोनों गंदे मजदूर वर्मा परिवार के साथ उत्तराधिकार समारोह में गए हैं। वर्मा लोग उन्हें क्यों ले गए होंगे? छी, सबसे अमीर आदमी बनने का नाटक कर रहे हैं और अब समारोह में भी जा रहे हैं। शर्त लगा लो, वहाँ किसी बड़े आदमी से चिपकने की कोशिश कर रहे होंगे। पता है क्या, अगर मैं सबसे अमीर आदमी शर्मा के सामने खड़ी हो जाऊं और उनकी चाल को उजागर कर दूं, तो हमारा सब कुछ जो गया है फिर से हमारा हो सकता है। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो अभी चलते हैं। शिखर समूह हमेशा की तरह प्रभावशाली। यहाँ मौजूद हर किसी की कीमत करोड़ों डॉलर होगी, है ना? तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ अंदर आने के लिए भी तुम्हारे पास कम से कम $1 बिलियन तो होने ही चाहिए। $1 बिलियन। वहां वो वीआईपी क्षेत्र देख रहे हो, वहां के लोग हर एक कम से कम $1 ट्रिलियन के मालिक हैं। इतने सारे बड़े लोगों को एक साथ देखने के लिए मुझे यकीन है सिर्फ सबसे अमीर आदमी शर्मा ही ऐसा करवा सकता है। अरे बाप रे, अगर मैं बस मरने से पहले उस वीआईपी क्षेत्र में एक जगह पा सकूं तो मुझे कोई अफसोस नहीं रहेगा। वीआईपी क्षेत्र में हर प्रांत और क्षेत्र के टॉप परिवार बैठते हैं। अब हमारा वर्मा परिवार शायद राजधानी नगर में उच्च वर्ग का है, लेकिन उस वीआईपी क्षेत्र में पहुंचना बिल्कुल अलग बात है। तुम चिंता मत करो माँ, हमारा वर्मा परिवार किसी दिन वहाँ जरूर पहुँचेगा। अगर तुम लोग उस वीआईपी क्षेत्र में पहुंचना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बात कर सकता हूँ। हम राजेश, तुम्हें लगता है यह तुम्हारी छोटी सी कंस्ट्रक्शन साइट है? तुम बात करोगे? इधर आओ। राजेश, तुम क्या करने की सोच रहे हो? वह शिखर समूह के प्रबंधक महेश हैं। तुम उन्हें सीधे महेश कैसे कह सकते हो? तुम्हें क्या हुआ है? हमें इसमें घसीटने की हिम्मत मत करो। यह सब तुम्हारी गलती है, ऐसे निम्न स्तर के लोगों को रखना। तुम न केवल बेकार हो बल्कि हमारे लिए मुसीबत भी खड़ी कर रहे हो। महेश, श्रीमान वर्मा को ले जाओ वीआईपी क्षेत्र में। अम्मा, मैं विजय वर्मा हूँ।
हमें श्रीमान हरिप्रसाद ने आमंत्रित किया था। श्रीमान वर्मा, मेरे साथ आइए। चलो हम भी वहीं चलते हैं। श्रीमान शर्मा, मैं देख रहा हूँ कि प्रबंधक महेश आपके प्रति काफी सम्मान दिखा रहे हैं। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, हम पहले साथ काम करते थे। बस करो राजेश, तुम बस नाटक कर रहे हो। प्रबंधक महेश ऐसे नहीं लगते कि उन्होंने कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया हो। सुमन, क्या तुम्हें नहीं पता कि कैसे अपनी जुबान संभालनी चाहिए? तुम्हारी हर बात मेरे पिता के लिए एक चुनौती है। 3 क्या अब मैं अपनी बात नहीं कह सकती? प्रबंधक महेश ने मेरे पति को केवल इसलिए अंदर आने दिया श्रीमान हरिप्रसाद की प्रतिष्ठा के कारण। इसका तुम दोनों से क्या लेना देना निर्माण श्रमिक पिता पुत्र से? वहीं रुक जाओ। यह वीआईपी क्षेत्र है। कोई भी सुंदर लोग यहाँ इस तरह घुस नहीं सकते। तुम्हें यह हक किसने दिया? जान, ये तो मैंने तुम्हें इस आदमी के बारे में बताया था, मेरा प्रतियोगी, जो हमेशा अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करता है हर कदम पर मेरा रास्ता रोकने के लिए। क्या? तो यह है राजधानी नगर के 4 बड़े परिवारों में से एक, प्रकाश परिवार। मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम्हारे परिवार ने यह वीआईपी क्षेत्र बनाया है? तुम्हें यहाँ आने का हक किसने दिया? चारों तरफ देखो, यहाँ बैठा हर कोई $1 ट्रिलियन से ज्यादा की कंपनी का सीईओ है। अब अपने आप को देखो, तुम होते क्या हो? तुम। हाँ, तुम्हारा आना ही बुरा था, लेकिन एक निर्माण श्रमिक को लेकर आए, ये क्या बात है? अगर युवा श्रीमान शर्मा को पता चला तो तुम सब मुश्किल में पड़ जाओगे। व्यापार में सद्भाव सब कुछ है। सद्भाव से धन आता है। जरूरत नहीं है इतना आक्रामक होने की। अरे बाप रे, मुझे लगता है मैं सुन रहा हूँ एक कुत्ता भौंक रहा है। तुम्हें यहाँ बोलने का हक किसने दिया? अगर आज मेरे पास बोलने का अधिकार भी नहीं है तो मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ कौन एक शब्द बोलने की हिम्मत करता है। श्रीमान शर्मा, ये प्रकाश है राजधानी नगर के 4 बड़े परिवारों में से एक से सिंह परिवार का वारिस। हम उससे पंगा नहीं ले सकते। ठीक है, तो मुझे एक टोस्ट प्रस्तावित करने दो। मुझ पर यह एहसान करो, इस बात को यहीं छोड़ दो। तुम पर एहसान? तुम समझते हो तुम इस लायक हो? हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुमसे ठीक से बात करना चाहता था, लेकिन अब कोई जरूरत नहीं है। बात? तुम्हें ऐसे बात करने का हक किसने दिया? मैं सबके लिए साफ साफ कह देता हूं, आज शिखर समूह ने 3 साझेदारी के सौदे किए हैं और मेरा प्रकाश निगम उनमें से एक है। मतलब यह है कि आज मेरा प्रकाश निगम और मैं, प्रकाश, तुम सबके किसी कर्ज में नहीं है। मेरी तुम्हें सलाह है कि मेरी नजरों के सामने से हट जाओ अभी, नहीं तो आज यहां से कोई नहीं जा पाएगा। प्रकाश, हद मत करो। यह शिखर समूह है, तुम्हारा प्यारा प्रकाश निगम नहीं। तो क्या हुआ? शर्त लगाना चाहते हो? मैं तुम्हें यहीं अभी चीर दूंगा। तुमने उसे छुआ तो मर जाओगे, मेरी औरत पर हाथ डाला तो तुम मुर्दा हो। वाह, यह तो सचमुच आंखें खोल देने वाली बात है। मैं देखना चाहूंगा कि आज तुम मुझे कैसे हराओगे। सिक्योरिटी, इस निर्माण श्रमिक को पीछे ले जाकर सबक सिखाओ। प्रकाश, तुम्हें लगता है तुम जो चाहो कर सकते हो? सहायक लियो, तुम यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आती तो सबको लगता कि शिखर समूह में तुम्हारा ही राज चलता है। श्रीमान सिंह, नहीं नहीं नहीं, सहायक लियो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। यह आदमी है, यह निर्माण श्रमिक की सारी परेशानी खड़ी कर रहा है। देखो इसे, इसने मुझे चोट पहुंचाई है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने शुरुआत की थी। चुप रहो। विजय वर्मा, अगर तुम इस शहर में टिके रहना चाहते हो तो सहायक लियो को सच सच बताओ, यहाँ असल में परेशानी कौन खड़ी कर रहा है? प्यारे, हम प्रकाश को नाराज नहीं कर सकते और उसने अभी शिखर समूह के साथ डील साइन की है। हम उस जैसे आदमी को एक निर्माण श्रमिक के लिए नाराज नहीं कर सकते। लेकिन क्या? भले ही तुम प्रकाश पर उंगली उठा दो, कौन कह सकता है कि सहायक लियो अपने ही लोगों का साथ नहीं देगी? विजय, बस जो हुआ वही बता दो, डरो मत। यही है, इसने ही झगड़ा शुरू किया। श्रीमान सिंह बस तमाशा देखते नहीं रह सके और मदद के लिए आ गए। विजय, मुझे तुम पर बहुत निराशा हुई है। यह सुना तुमने सहायक लियो? यह सारी परेशानी इसी निर्माण श्रमिक की वजह से है। मैं तो बस सही काम कर रहा था। सहायक लियो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे भरोसा है कि सहायक लियो मुझे एक निष्पक्ष जवाब देंगे। क्या यह साफ नहीं है? निष्पक्ष जवाब मतलब तुम्हारे पूरे परिवार को शिखर समूह से बाहर निकाल देना। माँ, नेहा,
अभी उससे सारे संबंध तोड़ दो। विजय, कुछ भी हो, श्रीमान शर्मा ने तुम्हारी हिमायत की थी, क्या इसी तरह तुम उनका एहसान चुकाते हो? माँ, आप ऐसा नहीं कह सकती। हम अपना वर्मा समूह बस एक निर्माण श्रमिक के लिए नहीं छोड़ सकते, है ना? सहायक लियो, मैं भी यहाँ पीड़ित हूँ। मैंने यह सब शिखर समूह की प्रतिष्ठा के लिए किया। कैसा रहेगा यह? बस इस निर्माण श्रमिक को मेरे हवाले कर दो। उसे तुम्हारे हवाले कर दूं? बिल्कुल। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसका स्थायी इंतजाम हो जाए। उन्हें सीखने दो कि शिखर समूह से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। गार्ड, इस घमंडी मूर्ख को पकड़ लो अभी। हाँ, उसे पकड़ो। सहायक लियो, तुम क्या कर रहे हो? तुम सच को तोड़ मरोड़ रहे हो। प्रकाश, तुम मुझे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते। सहायक लियो, मैं भी यहाँ एक शिकार हूँ। यह साफ तौर पर इस निर्माण श्रमिक ने मुसीबत खड़ी की थी। तुम इसे मुझ पर क्यों थोप रहे हो? इस पल से हम प्रकाश निगम के साथ सभी सहयोग बंद कर रहे हैं, हमेशा के लिए ब्लैकलिस्टेड। प्रकाश निगम से संबंध तोड़ देंगे? मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इतनी अधिकार है। फिर आगे बढ़ो, मुझे बताओ। प्रकाश निगम के साथ आज का कॉन्ट्रैक्ट मेरे पिता ने हस्ताक्षरित किया था और शिखर समूह के चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से। तुम एक सहायक के अलावा और कुछ नहीं हो। तुम्हारे पास इसे समाप्त करने की शक्ति नहीं है। खैर, मैं तुम्हें बताता हूँ, आज भी अगर शिखर समूह का चेयरमैन खुद यहाँ आ जाता, परिणाम वही होता। शिखर समूह कभी भी प्रकाश निगम के साथ काम नहीं करेगा। तुम उसे बाहर निकालो। रुको। सहायक लियो, मैंने गड़बड़ कर दी। देखो, प्रकाश निगम और शिखर समूह कितने सालों से पार्टनर रहे हैं। तुम एक निर्माण श्रमिक के चलते हमें बर्बाद कर दोगे। हमें करोड़ों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट का नुकसान पहुंचाओगे। अरे सुंदर, क्या तुम्हें पता है वह कौन है? कौन? वह असल में चेयरमैन है और अभी तक उन्होंने अपनी असली पहचान नहीं बताई है। उनके अपने कारण होंगे। वह शिखर समूह के वीआईपी अतिथि हैं। क्या? आज यहाँ आए हर एक अतिथि मेरे शिखर समूह के वीआईपी अतिथि हैं। वे हमारे सम्मान और सुरक्षा के हकदार हैं। तुम्हारे लिए नहीं कि तुम यहाँ आकर इस तरह रौब झाड़ो। इससे ले जाओ। तुम निम्न स्तर का मजदूर। तुम बस देखते रहो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। श्रीमान शर्मा, मुझे बहुत खेद है। देखिए। सहायक लियो, आज बीच में आने के लिए आपका शुक्रिया। मैं परिचय करा दूं। ये मेरे पति हैं, वर्मा समूह के सीईओ, और इनका परिचय खुद श्रीमान हरिप्रसाद ने कराया था। मुझे बात करते हुए टोकना पसंद नहीं है। क्या तुम्हें सबसे बुनियादी सम्मान की भावना भी नहीं है? श्रीमान शर्मा, इसकी भरपाई के लिए आप कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ श्रीमान शर्मा, आज जो हुआ वह पूरी तरह से उनकी गलती थी। आप जैसे चाहें निपट लीजिए। मेरी भावनाओं का ख्याल करने की जरूरत नहीं। माँ, आप ऐसा कैसे? कोई बात नहीं। भविष्य में अगर कोई प्रोजेक्ट्स हों तो कृपया वर्मा परिवार को एक मौका दें। तो आप वर्मा समूह के सीईओ हैं? हाँ। ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड। समझ गई। यहाँ का काम खत्म करके मैं तुमसे संपर्क करूंगी। ठीक है। श्रीमान शर्मा, अब जब यह तय हो गया है तो मैं अपने काम पर वापस चली जाती हूँ। जाओ। राजेश शर्मा, अभी जो हुआ उसके बारे में हम धन्यवाद। उन्हें धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तुम्हें सहायक लियो को धन्यवाद देना चाहिए, उन्हें नहीं। और उनकी बात करें तो बस सिर्फ किस्मत का खेल है। बस करो, अपना मुंह बंद रखो। अगर अभी राजेश शर्मा नहीं होते तो हम सबका सत्यानाश हो जाता। सुमन, तुम्हें सचमुच अपनी जबान पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। अरे रुको जरा। सबसे अमीर आदमी शर्मा। उत्तराधिकार समारोह तैयार है सर। आप और आपका बेटा अब ऊपर आकर तैयार हो जाइए, वह शुरू होने वाला है। समझ गया। माफ कीजिए, हमें कुछ काम निपटाना है। हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो आए। लगता है उसका भेद खुलने वाला है और वह भागने की तैयारी कर रहा है। क्या तुम कह रहे हो कि तुम हो शिखर समूह के चेयरमैन, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, और मैं हूँ शिखर समूह का कानूनी वारिस? बिल्कुल। हाँ पिताजी, तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे एक सूट दिलवाया? ऐसे ही मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं कहले हूँ कि आर भारत कर देवा जात कर देवात केलवाए। और इतने सालों से तुम्हारे साथ रहकर मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो, और यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसको लेकर चेयरमैन युवा श्रीमान शर्मा, सब कुछ व्यवस्थित है? सब कुछ तैयार है और उत्तराधिकार समारोह शुरू होने वाला है। अच्छा। पिताजी, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? मैंने तुमसे कहा था हिम्मत करो, और तुम्हें हिम्मत करनी ही होगी। खैर, तो मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहते हो मेरी पहचान छुपाने के बारे में।
यह तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि तुम एक ऐसी दुनिया में खो जाओ जो सिर्फ ऐशो आराम और भोग विलास से भरी हो। लेकिन तुमने अच्छा किया और तुमने हमारे शर्मा परिवार का आत्मसम्मान नहीं गिरने दिया। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और अब तुम्हारी बारी है कुछ कारोबार संभालने की, समूह के कारोबार का। चलो दुनिया के सामने मुझे अपने बेटे का परिचय कराने दो। यह बैंक्वेट हॉल बिल्कुल शानदार है। दुनिया में इसका कोई सानी नहीं है। स्वाभाविक है, यह युवा श्रीमान शर्मा का उत्तराधिकार समारोह है। राजेश शर्मा, वह यहाँ क्या कर रहा है? राजेश शर्मा, अभी उठो। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ बैठे हुए? अर्जुन और मैंने अपना काम खत्म किया और सीधे यहाँ आ गए। तुम लोग दिखे नहीं तो हमने बस एक सीट पकड़ ली। तुमने बस एक सीट पकड़ ली? तुम्हें पता है यह किसकी सीट है? यह सीट आरक्षित है शिखर समूह के शीर्ष अधिकारियों के लिए। किस्मत से किसी और ने तुम्हें नहीं देखा। तुम हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकते थे। तुम बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हो। देखो, मुझे मत बताना कि तुम लोगों के पास सीटें नहीं हैं। हमारे साथ बैठ जाओ, हम बस कुछ और कुर्सियां लगा लेंगे। अरे राजेश शर्मा, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम सच में इतने अनजान हो या बस बनावट कर रहे हो। हमारा क्या दर्जा है? हम यहाँ कैसे बैठ सकते हैं? बिल्कुल सही राजेश। हालांकि शिखर समूह बहुत मेहमाननवाजा है, फिर भी हमें हर जगह अपनी हद नहीं लांघनी चाहिए। लोग हमें नीची नजर से देखेंगे। हाँ श्रीमान शर्मा, आपको मेरी माँ की बात सुननी चाहिए। कोई बात नहीं नेहा। राजेश शर्मा, एक पल के लिए भी मत सोचो कि बस सूट पहनने से ही तुम अचानक हाई सोसाइटी बन गए हो। तुम बस एक निर्माण श्रमिक हो, अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। अगर तुम्हें मरने की इच्छा है तो वर्मा परिवार को अपने साथ मत घसीटो। बिल्कुल, एक निम्न स्तर का मजदूर अब भी दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। तुम हो? हाँ, हम ही हैं। मैं आज तुम्हें बेनकाब करने आई हूँ। इस निर्माण श्रमिक की बेहुदा झूठी कहानी। तुमने इसे शिखर समूह तक लाने की हिम्मत भी की। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी ये नाकाम चालें बेवकूफ बना सकती हैं शिखर समूह के श्रीमान शर्मा को? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? तुम जैसा गंदा मजदूर यहाँ हो सकता है तो हम क्यों नहीं? सुनो सभी, इस गंदे मजदूर ने शिखर समूह के चेयरमैन होने का ढोंग करने की हिम्मत की है। यह पूरा का पूरा धोखा है। मैं आज उसे बेनकाब करने आई हूँ। उसने शिखर समूह के चेयरमैन होने का ढोंग करने की हिम्मत की है? ये तो बहुत बड़ी हिम्मत है। एक 2 बार निर्माण मजदूर, अज्ञानता ही उसे निडर बनाती है। सुनीता, क्या देवी परिवार बस लोगों को बदनाम करना ही जानता है? तो लगता है वर्मा परिवार पूरी तरह से इस निर्माण मजदूर का साथ दे रहा है। तुम अपने आप को कौन समझते हो? राजेश शर्मा वर्मा परिवार के सम्मानित अतिथि हैं। प्यारे, तुम उस निर्माण मजदूर की मदद क्यों कर रहे हो? अभी जो हुआ उसके बाद अगर राजेश नहीं होते तो हमारा सब खत्म हो जाता। तो अब मुझे उसका साथ देना ही होगा। राजेश, तुम्हें जाना होगा अभी। आज की यह गड़बड़ मैं संभाल लूंगी। मैं एक मर्द हूँ, मैं एक औरत के पीछे कैसे छिप सकता हूँ? बस वही करो जो मैं कहती हूँ। प्लीज बस जाओ। प्रिया, तुम अब भी अपने आदमी का साथ देने की कोशिश कर रही हो? भूलना मत, उसने भगवान के लिए शिखर समूह को नाराज कर दिया है। तुम उसकी रक्षा कैसे कर सकती हो? राजेश शर्मा हमारा सम्मानित अतिथि है। राजधानी नगर का वर्मा परिवार उसकी पीठ थपथपा रहा है। सहायक लियो, हमें एक समस्या है। बैंक्वेट हॉल में सब लोग चेयरमैन से उलझ रहे हैं। क्या वे शिखर में चेयरमैन के साथ मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करते हैं? मेरे साथ आओ। माँ, तुम क्या कर रही हो समझती हो? प्रिया, ऐसा मत करो। यह मेरी अपनी पसंद है। माँ, क्या यह वाकई इसके लायक है? तुम बस मुसीबत मोल ले रही हो। अगर तुम्हें एक लड़का चाहिए, मैं तुम्हें मिलवा सकती हूँ। मेल मॉडल, अमीर वारिस, मैं बहुतों को जानती हूँ। बस घर में तुम बकवास करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन इस मौके को देखो, तुम यहाँ भी बकवास कर रहे हो। मैं राजेश शर्मा नहीं, श्रीमान शर्मा, 2-0-2-2-2-2 वर्मा परिवार आपके साथ है। देवी परिवार, आज मेरे बेटे का बड़ा दिन है। अभी चले जाओ तो मैं बाद में तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। अभी भी नाटक कर रहे हो? तुम सोचते हो मैं तुमसे डरती हूँ? तुम सिर्फ एक निर्माण श्रमिक हो और एक सुंदर लड़का जो मुफ्त में रहता है। मैंने तुम्हारे बेटे के पीछे जाने का एक ही कारण था, क्योंकि वह काम का लग रहा था। मैं तुमसे कभी कुछ लेना देना नहीं चाहती थी। अब मैं साफ देख रही हूँ, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम सब सिर्फ सुंदर चेहरे हैं। तुम सब इसका मूल्य चुकाओगे जो तुमने किया है। मूल्य? तुम्हारा दयनीय परिवार मुझसे क्या मूल्य चुका सकता है? हाँ, आज युवा मालिक का उत्तराधिकार समारोह है। यह सब हंगामा, यह कैसा व्यवहार है? सहायक लियो, तुम ठीक समय पर आए। यह आदमी, तुम जानते भी हो यह कौन है? क्या वह सिर्फ एक गंदा मजदूर नहीं है?
सहायक लियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी झूठी बातों में आने की? एक मजदूर, तुम सच में अंधी हो। यह शिखर समूह के एकमात्र चेयरमैन है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी श्रीमान शर्मा। वह श्रीमान शर्मा है? अर्जुन, वह शिखर समूह के युवा मालिक हैं। वाह, तो जो कुछ भी उसने कहा था सच था? यह कैसे संभव है? अर्जुन, नहीं नहीं नहीं, श्रीमान शर्मा, मेरा मतलब लॉर्ड शर्मा। हम कितने अंधे थे, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप श्रीमान शर्मा हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। माँ, सब खत्म हो गया, मेरी बाकी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि अर्जुन से शादी कर लो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं थी। और अब देखो क्या हो गया। हमारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। श्रीमान शर्मा, हम आपकी महानता को पहचान नहीं पाए। कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमें जाने दीजिए। अर्जुन, मैं आपकी मंगेतर थी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, कृपया। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे परिवार के लायक हो? आज से आनंदपुर के सभी ऑपरेशन प्रतिबंधित हैं। देवी परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और देवी परिवार और उनकी संतानें अब से भिखारियों की तरह जिएंगी। अब से भिखारियों की तरह जिएंगी। उसे ले जाओ। अर्जुन, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? अर्जुन, श्रीमान शर्मा, प्लीज। श्रीमान शर्मा, रुकिए। अरे, इस व्यवधान के लिए क्षमा करें सब लोग। आज का दिन काफी नाटकीय रहा। शिखर समूह का उत्तराधिकार समारोह अब शुरू होता है। माननीय अतिथियों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। शिखर समूह में आने के लिए धन्यवाद। हमारे नए चेयरमैन के उत्तराधिकार समारोह के लिए शिखर समूह की ओर से यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप शिखर समूह का आनंदपुर में इतने लंबे समय तक फलना, फूलना और वैश्विक सफलता हासिल करना पूरी तरह से श्रीमान शर्मा के अथक प्रयासों की बदौलत है। हमारे नए चेयरमैन के उत्तराधिकार समारोह के शुरू होने से पहले चलिए श्रीमान शर्मा को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करते हैं। सब लोग, मेरे बगल में खड़ा यह व्यक्ति मेरा बेटा है, अर्जुन शर्मा। आज से वह शिखर समूह का चेयरमैन बन रहा है। शिखर की हर फैसला उसके पास से होकर गुजरेगी। आप सबके सहयोग के बिना शिखर समूह आज यहाँ नहीं पहुँच पाता और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सब वह विश्वास और सहयोग जो आपने मुझे दिया है मेरे बेटे को देंगे। आप सबका धन्यवाद। मेरे पास एक और बात घोषित करने के लिए है, लेकिन पहले मैं किसी को यहां बुलाना चाहूंगा। श्रीमती प्रिया वर्मा, कृपया। श्रीमती प्रिया वर्मा, उस्ताद को। पूरी दुनिया के सामने मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? है? माँ, वापस करो। हाँ, कह दो। गे 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 अब गे खड़ी गे 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 अब गे 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 गे। मैं करती हूँ। रुको जरा। बदमाश, तुम क्या सोच रहे हो? मेरे पास भी कुछ कहना है। नेहा वर्मा, मैंने पहले गलत इंसान से प्यार किया था। मैं अंधा था, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि असली प्यार कौन करता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करती हूँ। बहुत बढ़िया। एक ही दिन में 3 आशीर्वाद।